भले ही ये पता हो या ना हो, लेकिन उनके सारे रात दिन हर पल इश्क में डूबे डूबे से ही बहने लगते हैं। मैं भी तो 15 या 16 की उम्र का ही था। मुझसे लपटन साहब और गौरा दीदी की हालत कैसे छुपी रहती। गौरा दीदी की कक्षा के टाइम पर ही लपटन साहब आकर मेरी चाय की गुमटी में बैठे चाय पर चाय पिया करते। उनके चाय के दौर तब तक चलते जब तक गौरा दीदी अपनी कक्षा में पढ़ाया करती। जाते जाते वो सिर्फ एक बार लपटन साहब की तरफ देखकर मुस्कुरा भर देती और चली जाती। उनकी सिर्फ उस मुस्कान के लिए लपटन साहब रोज लगभग 3-3.5 किलोमीटर का चढ़ाव उतार पार कर मेरी दुकान पर आया जाया करते थे। सुबह शाम मेरी भी ड्यूटी थी बटालियन के लिए चाय लेकर जाने की। पहले पहले मैं सिर्फ चाय और बिस्किट के पैकेट ही ले जाया करता था, लेकिन अब कभी बाल मिठाई, कभी पहाड़ों पर मिलने वाले कुरकुरे सिंगल, कभी आलू की पकौड़ियाँ, सभी ऊपर पहुंचने लगी। ये सारा विशेष सामान जिस खास फौजी के लिए होता था, उनके हवाले उनका सामान कर मैं मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आया करता था। एक बार गौरा दीदी ने गुड़ की खीर बनाकर भेजी थी लपटन साहब के लिए, और बदले में लपटन साहब ने एक छोटी सी चिट्ठी भेजी। मैंने मुस्कुराते हुए चिट्ठी अपनी शर्ट की जेब में रखी और नीचे चलाया। इसके बाद वो दौर भी शुरू हुआ जब गौरा दीदी की मिठाइयों और खाने पीने की चीजों के बदले कैप्टन साहब की चिट्ठियां नीचे पहुंचने लगी। और फिर ऐसा दौर आया कि सिर्फ चिट्ठियां ही ऊपर नीचे होने लगी और बाकी सब बेमानी हो गया। दोनों में ही अक्सर बातें बहुत कम हुआ करती थी। लपटन साहब मेरी चाय की गुमटी में बैठे टेबल पर हाथ टिकाए और उस हथेली पर अपना चेहरा रखे सामने पढ़ाती हुई गौरा दीदी को देखते रहते। उस वक्त उन्हें पलक झपकना भी बहुत भारी लगता था। शायद वो ये महसूस कर रहे थे कि पलक झपकने की देर में वो थोड़ा और गौरा दीदी को देख लें। गौरा दीदी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। पहले पहल तो वो बच्चों को गृह कार्य ना करके आने पर सजा भी दिया करती थी, लेकिन आजकल सिर्फ मुस्कुराती रहती। वक्त आगे बढ़ रहा था, साथ ही बढ़ रहा था उन दोनों का प्यार। उन दोनों की नजरें वो कहने लगी थी जो उनकी जबान नहीं कह पा रही थी। लेकिन इश्क करने वालों का इश्क इतनी आसानी से मुकम्मल हो जाता तो क्या बात थी। एक शाम गौरा दीदी आई। उनके हाथ में एक छोटा सा थैला था। वो मंदिर से वापस लौट रही थी। लपटन साहब तो उन्हीं के इंतजार में बैठे चाय पी रहे थे। गौरा दीदी मुस्कुराती हुई उनके सामने बैठ गई। लाइए अपना हाथ आगे कीजिए। गौरा दीदी के कहने पर लपटन साहब क्यों का सवाल आंखों में लिए उन्हें घूरने लगे। अरे दीजिए तो सही, कुछ लाई हूं आपके हाथ में बांधने के लिए। नहीं नहीं, मैं हाथ नहीं आगे बढ़ाऊंगा, कहीं तुमने राखी बांधी तो। अरे नहीं बाबा, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, रक्षा सूत्र लाई हूँ। लपटन साहब ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ा दिया। लेफ्टिनेंट साहब, एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। आपकी बटालियन यहाँ कितने दिनों के लिए आई है? मेरा मतलब तभी तो आप लोग यहाँ से अपने घर चले जाएंगे ना? क्यों न जाऊं? उनकी इस बात पर दीदी लजा गई। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि आपके घर वालों को भी आपकी याद आती होगी ना। आपकी माँ, आपके घर के बाकी लोग, किन के बारे में पूछना चाहती हो साफ साफ पूछ लो। जी मेरा मतलब आपकी बीवी, बच्चे। दीदी की बात खत्म होते ही लपटन साहब जोर से हंस पड़े। अरे मानता हूँ भाई 24 का हो गया हूँ, लेकिन अब तक शादी नहीं की। कभी मेरी चिट्ठियों में मेरी बीवी बच्चों के बारे में पढ़ा क्या? अगर वो होते तो उनके बारे में नहीं लिखता। शर्माकर गौरा दीदी उठकर जाने को हुई कि दुकान पर कांता दीदी और उनकी टोली चली आई। उनका कोई त्योहार था जिसके लिए वो घूम घूम कर पैसे जमा कर रहे थे। उन लोगों ने लपटन साहब के सामने भी हाथ फैला दिए। लपटन साहब ने उनके हाथों में कुछ रुपए रख दिए। पहाड़ों पर नए आए हैं क्या साहब? हाँ, लेकिन अब लगता है कि पहाड़ों को छोड़कर वापस नहीं जा पाऊंगा। इन पहाड़ों से मोहब्बत हो गई है। कांता दीदी जोर जोर से हंसने लगी। सही कहते हैं साहब, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं लेकिन फिर वापस नहीं जाना चाहते। परदेसियों का मन मोह लेता है हमारा पहाड़। अभी बात पूरी कर वो गौरा दीदी की तरफ मुड़ गई। अरे गौरा, इन्हें शशुर मठ ले जाना, वहां भी छम चल रहा है। कोई जान पहचान का विदेशी आए तो उसे जरूर ले आना चाहिए। आखिर हमारे गांव का इतना नाम है इन्हीं जगहों के कारण। लपटन साहब कांता दीदी की बातों से बड़े प्रभावित लग रहे थे। और कौन कौन सी जगह घूमने लायक? वैसे तो हमें समय नहीं मिलता, लेकिन जब मिलेगा तुम जरूर जाएंगे। सूरज ताल है, चंद्र ताल है, शशुर मठ के अलावा और भी मठ है। कुंजुम दर्रा है। साहब हमारे पहाड़ में इतनी खूबसूरती है कि आपका इसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं होगा। पहाड़ वाकई बेहद खूबसूरत है। लपटन साहब गौरा दीदी को देखकर मुस्कुरा उठे और गौरा दीदी शाम ढलते देख घर जाने के लिए उठ गई। पहाड़ों पर के मोड़ को पार करती गौरा दीदी नीचे उतरती जा रही थी कि पीछे से लपटन साहब ने आवाज लगा दी, कल मॉनेस्ट्री घूमने चलोगी ना? हाँ में सिर हिलाती गौरा दीदी मुस्कुराकर नीचे उतर गई। कांता दीदी की भी टोली अपने सामान के साथ चली गई, लेकिन कांता दीदी वहीं खड़ी उन दोनों को देखती रही। कांता दीदी किन्नर थी और अपनी इस टोली के साथ इधर उधर मांगकर अपना गुजर बसर कर लिया करती थी। हमारा गांव इतना बड़ा तो था नहीं, हर कोई एक दूसरे को जानता पहचानता था। कांता दीदी की जान पहचान बहुत अच्छी थी। आजू बाजू के गांव में भी उनकी अच्छी पहचान थी, इसलिए उनका एक काम लायक लड़के लड़कियों के लिए शादी का रिश्ता बताना भी था। अगली सुबह गौरा दीदी अपना काम जल्दी जल्दी निपटाकर मेरी दुकान पर कुछ पहले ही पहुंच गई लपटन साहब से मिलने। वो जितनी बेकरार थी उससे ज्यादा बेकरारी लपटन साहब के मन में थी। वो उनसे पहले ही वहां पहुंचे हुए थे। उन्हें वहां देखकर वो मुस्कुरा उठी और उन्हें आते देखकर लपटन साहब अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। आज पूरे दिन की छुट्टी ले रखी है। अरे वाह, फौजियों को छुट्टी मिल जाती है? हाँ, अगर शांति हो और युद्ध के हालात ना हो तो जरूर मिल जाती है। लपटन साहब, मुझे क्या लगता है बताऊं? बताइए।
मुझे लगता है हर फौजी का ये सपना होता होगा ना कि कम से कम एक बार उसे युद्ध में भाग लेने का मौका मिले और दुश्मन के छक्के छुड़ाने का मौका मिलना ही चाहिए। लेफ्टिनेंट साहब दीदी की बात पर मुस्कुराने लगे। नहीं, किसी फौजी का सपना युद्ध नहीं होता। हर फौजी शांति और सद्भाव ही चाहता है। इसलिए नहीं कि हम अपनी मौत से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि युद्ध में सिर्फ एक सैनिक ही शहीद नहीं होता, शहीद होता है उसका पूरा परिवार, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार। और ये सिर्फ किसी एक देश के सैनिक की बात तो है नहीं। सैनिक किसी भी देश का हो, वो हमेशा शांति की राह करवाता है। युद्ध करवाना तो राजाओं का काम है, और अब आज के जमाने में राजनेताओं का। युद्ध ऊपर बैठे लोग करवाते हैं और मरती आम जनता है। अगर अभी यहाँ सीमा पर युद्ध छिड़ जाए तो हम कितना भी बचाना चाहें, क्या गांव के एक एक नागरिक का जीवन बचा पाएंगे? मुझे मेरे मरने से डर नहीं लगता गौरा। अगर मेरे अकेले मरने से युद्ध समाप्त हो जाए तो मैं सबसे पहले अपनी मोटार तोपों के सामने खड़ा हो जाऊं, लेकिन किसी के मरने भर से युद्ध नहीं जीता जाता। आप सही कह रहे हैं लेफ्टिनेंट साहब, युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं है। वो दोनों अपनी बातों में मगन चले जा रहे थे। उन्हें मालूम नहीं वो दोनों अपनी बातों में मगन चले जा रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं भी उन दोनों के पीछे भागता आ रहा हूँ। लेफ्टिनेंट साहब, आखिर मैंने लेफ्टिनेंट साहब को जोर से आवाज लगा दी। वो दोनों ही चौंक कर रुक गए। अरे भूला, तू यहाँ कैसे? हमारा पीछा कर रहा था? हाँ, आपके लिए आज बाबू ने सिंगल बना कर दिए हैं, वही आपके लिए बाहर लेकर आया था। तब तक आप और दीदी बात करते करते आगे बढ़ गए। मैं जब तक ये सिंगल डिब्बे में डालकर आपके पीछे बढ़ा, आप और आगे बढ़ गए। बस पीछे पीछे भागता भागता चला आया। मेरी बातें सुन दोनों हंसने लगे। वहीं हरी घास पर लेफ्टिनेंट साहब पालथी बनाकर बैठ गए। तो चलो लाओ भाई, अब पहले ही भोग लगा लिया जाए। लेफ्टिनेंट रुद्र कभी भोजन का अपमान नहीं करते। तीनों साथ बैठे खाते खिलखिलाते रहे। खा पी कर दोनों वापस जाने के लिए उठ गए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं लेफ्टिनेंट साहब? बस यूं समझ लो कि अपनी जिंदगी की तलाश में जा रहे हैं। उन दोनों ही क्या, मुझे भी उस वक्त कहाँ पता था कि वहां जाकर ये दोनों वाकई अपनी जिंदगी तलाश लेंगे। लेफ्टिनेंट साहब ने मन ही मन कोई योजना भी बना रखी थी। उनकी जेब में उनकी माँ की अंगूठी थी, जिसे वो हमेशा अपने बक्से में सहेज कर रखा करते थे। आज वो उसी अंगूठी को साथ लेकर आए थे, गौरा दीदी की उंगली में पहनाने के लिए। गौरा दीदी की हाँ ही तो ये लेफ्टिनेंट साहब की योजना थी, लेकिन भगवान ने उन दोनों के लिए कुछ और सोच रखा था। ये दोनों नहीं जानते थे। मठ पहुंचने से पहले दोनों कहाँ जानते थे कि वो दोनों जन्म जन्मांतर के साथी थे। और वो दोनों ही क्या, मैं खुद उसके पहले कहाँ जान पाया था कि इनकी अगली पिछली सारी जिंदगियों का साक्षी बनने के लिए भगवान ने मुझे ही चुना था, अनजाने ही सही। लेकिन बस कुछ देर बाद वो दोनों मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने वाले थे, और मैं बनने वाला था उनके अनोखे प्रेम और चिरवियोग का अकेला साक्षी। अगर बहुत ज्यादा काम नहीं है तो तुम भी हमारे साथ चलो। बोला जी लेफ्टिनेंट साहब, मुझे तो वैसे भी ये सुंदर सी जोड़ी साक्षात महादेव और पार्वती की जोड़ी लगती थी। मैं खुद सदा इनके सानिध्य में रहना चाहता था। मैंने भी साथ चलने को मंजूरी दे दी। उसके बाद तो सफर और भी सुंदर होता चला गया। लेफ्टिनेंट साहब के घर परिवार की बातें, गौरा दीदी की बातें और कुछ मेरे खोए हुए परिवार की बातों में ही हम कब उतनी दूर उस मोनेस्ट्री तक पहुंच गए मालूम ही नहीं चला। बातों ही बातों में झील के किनारे नीले देवदार के सायों में बसे शशुर मठ तक हम पहुंच चुके थे, और यहाँ से हम तीनों का जीवन एक नई करवट लेने वाला था। बातों ही बातों में झील के किनारे नीले देवदारों के साए बसे शशुर मठ तक हम पहुंच चुके थे, और यहाँ से हम तीनों का जीवन एक नई करवट लेने वाला था। 3 मंजिला उस मठ की खूबसूरती ही अलग थी। हम निहारते हुए अंदर पहुंच गए। अंदर कोई सामूहिक पूजा चल रही थी। सारे लोग ध्यान मग्न बैठे थे। हम भी अपनी जगह बनाकर बैठ गए। कुछ देर ध्यान करने के बाद एक एक कर सभी उठकर अपने अपने काम में लग गए। हम तीनों अब भी वहीं बैठे थे। सामने उनके धर्मगुरु बैठे थे। कुछ लोग उनके पास जाकर उनसे कुछ बात कर एक तरफ खड़े होते जा रहे थे। गौरा दीदी ने भी हम दोनों को देखा और उन्हें प्रणाम करने उठकर आगे चली गई। उन्हें जाते देख मैं भी खुद को रोक नहीं पाया, और हम दोनों को आगे बढ़ते देख लेफ्टिनेंट साहब भी आ गए। हम मठ के आचार्य जी के सामने बैठे थे। उन्होंने हम तीनों को देखा और मुस्कुरा दी। उनकी निगाहें मुझ पर गड़ी थी। क्या नाम है तुम्हारा? करता क्या है? जी भोला नाम है, और चाय की छोटी सी गुमटी है नीचे स्फीति में। अच्छा नाम है भोला। तुम चाय की गुमटी में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आगे जाकर बहुत कुछ करना है। जी क्या करना है आचार्य जी, बताइए ना, मुझे मेरा भविष्य जानना है। नहीं, मैं ऐसे भविष्य नहीं बताता, क्योंकि अगर मनुष्य को अपना भविष्य पता चल गया तो वो जरूर उसे बदलने की चेष्टा करेगा। फिर जो उस ऊपर वाले ने तय कर रखा है वो कैसे पूरा होगा? वो अपनी रची कठपुतलियों को अपने अनुसार नचाता जाता है, और हम अनजान नाचते हैं, तभी तो वो खुश होता है। पर एक बात है, तेरा भविष्य यहाँ इन पहाड़ों पर नहीं दिख रहा है। तुझे कभी भी जरूरत लगे तो मेरे पास आ जाना। मेरा दरवाजा हमेशा सभी के लिए खुला है। अब तक उनकी बातें सुनती बैठी गौरा दीदी ने उनके सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। आचार्य जी, मेरा भी हाथ देखकर बताइए ना कुछ। उन्होंने एक उड़ती सी नजर गौरा दीदी पर डाली, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी दृष्टि को स्थिर कर गौरा दीदी के माथे पर केंद्रित कर दिया। बाहर अचानक मौसम खराब होने लगा था। तेज बारिश शुरू हो गई। वो जिस तरीके से गौरा दीदी को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें गौरा दीदी के माथे के बीच प्रकाश की एक क्षीण सी रेखा बन गई हो। कुछ देर देखने के बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली, और ऐसा लगा जैसे मन ही मन कुछ हल्का सा बुदबुदाने लगे। अब तक मुझसे हंसी मजाक में बात करते गुरुवर के चेहरे पर कुछ पलों के लिए हताशा और चिंता के बादल छाने लगे, लेकिन दूसरे ही पल उनके होठ मुस्कुराने लगे।
कुछ पलों तक उनके साथ यही होता रहा। उनके चेहरे के रंग पल पल बदलते रहे और फिर अचानक ही उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने गौरा दीदी और फिर लपटन साहब की तरफ देखा। क्या जानना चाहती हो? यही कि इस जन्म में तुम दोनों की शादी होगी या नहीं? उनकी बात पर चौंक कर गौरा दीदी ने आंखें झुका ली, लेकिन लपटन साहब को यह बात बुरी लग गई। गुरुजी का इस तरह से सबके सामने गौरा दीदी के लिए ऐसा बोल देना लपटन साहब को चुभ गया और वो अपनी जगह से खड़े हो गए। मैं वापस जा रहा हूँ, तुम दोनों को साथ में आना है तो ठीक है, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अरे लेफ्टिनेंट साहब जरा रुकिए, तो हम दोनों भी साथ ही चलेंगे, बस जरा पूछ तो लें। और क्या पूछना बाकी है गौरा? ये तुम्हारे बारे में कुछ भी मनगढ़ंत बोल गए और तुम्हें इनकी बात पर विश्वास हो रहा है? लपटन साहब की बात पर आचार्य जी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगे। मेरी बात का बुरा क्यों मान गए? सच ही तो कहा है मैंने। सिर्फ इसी जन्म क्या, तुम दोनों तो जन्म जन्म के साथी हो। जन्म और मृत्यु का चक्र इतना आसान नहीं होता। इसमें उलझा मनुष्य गोल गोल घूमता इसी में फंसा रह जाता है। जब किसी मनुष्य की कोई इच्छा अपूर्ण रह जाती है तब वो उस इच्छा को पूरी करने को बार बार जन्म लेता है। वही तुम दोनों के साथ हो रहा है। पर आप तो भगवान के रचे को किसी से नहीं कहते, फिर हमें क्यों बता रहे? लपटन साहब ने चिढ़ा हुआ सा जवाब दिया, जिस पर गुरुदेव मुस्कुराते रहे। तुम दोनों का भविष्य किसी कीमत पर नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भूतकाल में तुम दोनों के साथ घट चुका है वो अगर जानना चाहो तो जरूर बता सकता हूँ। जी आचार्यवर, मैं जानना चाहती हूँ। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और लपटन साहब की तरफ देखने लगे। लपटन साहब गौरा दीदी की इसरार भरी आंखों को देख मुड़कर वापस आ गए और गुरुदेव अचानक मेरी ओर घूम गए। याद रखना भोला, ये सब जो अभी अभी यहाँ हुआ ये सब तेरे साथ भी घटेगा। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई और मैं आंखें फाड़े उन्हें देखता रह गया। और उन्होंने गौरा दीदी और लपटन साहब की कहानी कहनी शुरू कर दी। तुम दोनों आज के नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के साथी हो, इसलिए जब जब एक दूसरे से मिलते हो एक दूसरे को पाने की ख्वाहिश रखते हो। लेकिन कहा जाता है ना, जो ख्वाहिश इस जन्म में पूरी नहीं हो पाती उसे पूरा करने के लिए फिर से एक और जन्म लेना पड़ता है, और वही तुम दोनों के साथ हुआ है। तुम्हारा इस श्रृंखला का जो पहला जन्म हुआ था उसमें तुम दोनों का गठबंधन हुआ था, तुम दोनों का विवाह हुआ था। लेकिन विवाह पूरा नहीं हो पाया, तुम दोनों साथ नहीं रह पाए। विवाह हो चुका था, 7 फेरे हो चुके थे, लेकिन 1879 कहानी शुरू होती है वहां से जहां तुम्हारे जन्म को 20 वर्ष बीत चुके थे। हिंदुस्तान पर अंग्रेज हुकूमत करने आ चुके थे, पर अब भी हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पर राजे महाराजों का ही जमाना था, शासन था। मुगलों और तुर्कों को अंग्रेज खदेड़ने में लगे थे। उन्हें पूरे देश पर कब्जा चाहिए था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर व्यापार करने आए व्यापारी कब शासक बन बैठे हिंदुस्तान जान ही नहीं पाया। हिंदुस्तानियों को अपनी ही सेना में जवान का काम देकर ये लोग हिंदुस्तानियों के हाथों ही हिंदुस्तानियों का कत्ल करवा रहे थे। गोमांस की चर्बी से बने कारतूस को मुंह पर लगाकर खोलने से मना करके मंगल पांडे शहीद हो चुके थे और क्रांति का बिगुल बच चुका था। इस सारी क्रांति और शोर शराबे से अलग राजस्थान की एक छोटी सी रियासत में अब भी राजपूतों का ध्वज लहरा रहा था। अंग्रेजों के पहले भी कई आए, कोई भी शासक इस रियासत को खुद में नहीं मिला पाए थे, और इसका कारण था वहां के महाप्रतापी राजा श्री श्री राणा अभ्युदय सिंह का शासन। राणा साहब को अपने सुशासन और अपनी प्रजा पर अति आत्मविश्वास था, और वही विश्वास उनकी प्रजा को उन पर था। राजा अभ्युदय की 3 रानियां और 7 बच्चे थे। सबसे बड़ी रानी साहब पर राजा जी को उतना प्रेम भाव नहीं था, लेकिन इन्हीं रानी साहब के पिता की रियासत से सहयोग मिलते रहने के कारण राजा साहब की मजबूती बनी हुई थी। भाग 11। दूसरी और तीसरी रानी आपस में चचेरी बहनें थीं, और इनके पिता से युद्ध जीतकर राजा जी इनकी रियासतों को अपनी रियासत में विलय कर इन दोनों को ब्याह लाए थे। छोटी रानी तो फिर भी सीधी थी, लेकिन मंझली रानी ने इसी बात के लिए राजा जी को अब तक माफ नहीं किया था। मन ही मन वो अब भी राजा से बैर रखती थी। मंझली रानी के 2 राजकुमार और 1 राजकन्या थी, और छोटी रानी के 2 बेटियां और 1 राजकुमार था। सबसे बड़ी रानी के एक ही राजकुमार था, राजकुमार शशि शेखर सिंह। मंझली रानी राजा साहब से कितनी भी नाराज हो, वो राजकुमार शशि से बहुत प्रेम करती थी। उनके प्राण बसते थे शशि में। वैसे भी 5 वर्ष की आयु तक शशि अकेले ही राजकुमार थे, इसलिए तीनों रानियों का स्नेह उन्हें अपरूप मिला था। तीनों रानियों में मंझली रानी ही सबसे सुंदर थी, इसलिए राजा जी का झुकाव सर्वाधिक मंझली रानी की तरफ ही था। इस बात को जानते हुए भी मंझली रानी राजा जी पर कभी प्रसन्न नहीं होती। वक्त बीतता गया और राजा जी के महल में 7 बच्चे खेलने लगे। कुछ समय बाद राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा भी शुरू हो गई। अपने सुंदर बच्चों और भरा पूरा परिवार देखकर राजा जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाया करता था। इसके साथ ही राजा जी की प्रसन्नता का एक और बड़ा कारण था तीनों रानियों का आपस में सद्व्यवहार। तीनों रानियां बहनों की तरह रहती और आपस में उनमें कोई द्वेष की भावना जन्म नहीं ले पाई थी। राजकुमार शशि शेखर अब 19-20 बरस के हो रहे थे और राजा साहब अब एक तरह से उनका राज्याभिषेक कर देना चाहते थे। लेकिन उसी वक्त उनके मन में एक विचार आया कि अगर वो मंझली रानी के पुत्र राजकुमार रोहिताश्व को राजा बना दे तो शायद मंझली रानी का उनके प्रति गुस्सा सदा के लिए प्रेम में बदल जाएगा। बड़ी रानी ऐसे भी इतनी सीधी थी कि उनकी अनुमति न मिलने का सवाल ही नहीं उठता था। यही सोच वो मंझली रानी से भेंट करने उनके रनिवास पहुंच गए। अगर आप चाहें कुमकुम तो हम आपके और हमारे पुत्र रोहिताश्व को गद्दी पर बैठा सकते हैं और आपको राजमाता की पदवी दिला सकते हैं। मंझली रानी ने तड़प कर राजा की तरफ देखा। बस इतना ही समझाया आपने हमें? क्या शशि के प्रति हमारा स्नेह देखकर भी आपको आज तक ये समझ नहीं आया कि हमारे लिए शशि और रोहिताश्व में कोई अंतर नहीं है? जहां तक बात राजा बनने और गद्दी संभालने की है, उस गद्दी का असली उत्तराधिकारी शशि शेखर ही है।
कायदे से वो बड़ी रानी साहिब का पुत्र है और उसमें वो सारे गुण हैं जो एक भावी राजा में होने चाहिए। वो एक कुशल योद्धा है, युद्ध और राजकाज की नीतियों से परिपूर्ण है। उसकी शिक्षा दीक्षा एक अच्छे गुरुकुल में संपन्न हुई है। आयु के अनुसार भी वो रोहिताश्व से 5 वर्ष बड़ा है, इसलिए अनुभव भी उससे कहीं अधिक है। तो हम यही चाहेंगे कि राजगद्दी पर राजकुमार शशि शेखर ही बैठे। बल्कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब उनके लिए एक अच्छी सी कन्या देखने का समय आ गया है। अब राजकुमार शशि शेखर विवाह योग्य भी हो चुके हैं, इसलिए उनका विवाह कर देना चाहिए। राजा साहब के मन से एक बड़ा संशय दूर हो गया। उन्हें हमेशा यही लगता था कि मझली रानी की उनके प्रति नाराजगी कहीं आगे चलकर उनके बच्चों में बैर भावना पैदा न कर दे, और इसलिए वो मझली रानी के पास ये प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन जब मझली रानी ने खुद आगे बढ़कर शशि को राजगद्दी देने की बात रखी तो राजा जी के मन से हमेशा हमेशा के लिए बोझ उतर गया। बहुत प्रसन्नता से उन्होंने मझली रानी से विदा ली और उनके कक्ष के बाहर निकलने लगे कि मझली रानी ने उन्हें टोक दिया। क्या हुआ, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया? किस बात का जवाब रानी साहब? राजकुमार शशि शेखर के विवाह की बात। हाँ अवश्य, अब वह विवाह योग्य हो चुके हैं और इसके लिए हम जल्द ही अपने विश्वास पात्र अनुचरों को उनके लिए विवाह योग्य कन्या ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज देते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने उनके लिए कन्या देख रखी है तो? राजा साहब के चेहरे पर प्रसन्नता दौड़ गई। उन्होंने मुस्कुराकर रानी साहब को देखा। अगर आपने देख रखी है तो निश्चय ही वह रूप और गुण में शशि की उपयुक्त ही होगी। वैसे कौन है वह कन्या? हमारी बहन की ननद की बेटी। बचपन से ही उसके माता पिता नहीं रहे, हमारी बहन ने ही उसका लालन पालन किया है। अगर आप उचित समझे तो हम अपनी बहन को संदेश भेज देंगे। राजा जी कुछ समय को सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि उन्होंने शशि के विवाह के लिए जो सोच रखा है उससे मंझली रानी अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन यहाँ तो बात ही पलट गई। अंग्रेजों के कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। कई रियासतों को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर रखा था। कई छोटी मोटी रियासतें जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की असफल कोशिश भी की, उनके सिरों को कुचलकर अंग्रेजी शासन उन्हें अपने अधीन कर आगे बढ़ता जा रहा था। बहुत से राजा अपनी रियासतों में दुबके बैठे थे। सबको यही डर था कि अगली बारी उन्हीं की आनी है। ऐसे में अब बहुत से राजा महाराजा इस प्रयास में थे कि वो अपने अपने राज्यों का आपस में विलयीकरण करके एक मजबूत साम्राज्य बना लें और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो सके। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका था अपने बच्चों की शादियां करना और इस तरह से रियासत को मजबूती देना। राजा जी स्वयं मेवाड़ के राजाओं की यहाँ की लड़की अपने यहाँ लाना चाहते थे। उन्होंने शशि शेखर के लिए ऐसे ही एक राजा कुंवर बहादुर सिंह की पुत्री का हाथ मांगने की सोच रखी थी और अब मझली रानी ने उन्हें डावाडोल की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। अगर वो अपने राज्य की भलाई देखते हुए राणा कुंवर बहादुर सिंह के पास शशि का रिश्ता लेकर जाते हैं तो उन्हें अपनी रियासत के लिए एक सुयोग्य और स्थापित रियासत का साथ मिल जाएगा। दोनों रियासतों के मिलने से अंग्रेजी शासन पर दबाव भी बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर वो मझली रानी साहिबा की बात मानकर उनकी बहन की पोषिता से शशि का विवाह करते हैं तो मझली रानी प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन उनकी रियासत की मजबूती की संभावना कम हो जाएगी। राजा अपनी सोच में गुम मझली रानी के कक्ष से बाहर निकल आए। वो अपने कक्ष की तरफ बढ़ ही रहे थे कि बड़ी रानी से उनका सामना हो गया। उनके माथे पर चिंता की गहन रेखाएं देखकर बड़ी रानी उन्हें सहारा देकर उनके कक्ष में ले आई। बड़ी रानी का साथ पाते ही राजा साहब बिखर गए और उन्होंने सारी बातें सिलसिलेवार बड़ी रानी साहब को कह सुनाई। उनकी बातें सुनकर और धैर्यपूर्वक विचार करके बड़ी रानी ने अपने मन की बात राजा के सामने रखी। राजा साहब, अगर आप हमारे मन की बात पूछें तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये समय अपने घर परिवार के आंतरिक मामलों को सुलझाने से कहीं अधिक रियासत की भलाई के बारे में सोचने का है। आप अगर इस समय राणा कुंवर बहादुर की बेटी से शशि का विवाह कर सकते हैं तो उससे सिर्फ 2 रियासतों के बीच वैवाहिक संबंध ही स्थापित नहीं होगा, बल्कि आप दोनों की रियासतों में मजबूती आ जाएगी और ये राजनीतिक स्थिरता आप दोनों ही रियासतों को अंग्रेज शासन के समक्ष अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत देगी। ये समय पारिवारिक मामलों पर समय व्यर्थ करने का नहीं है, बल्कि आपकी रियासत के लिए क्या उपयुक्त है और क्या नहीं यह सोचने का है। इसलिए हमारी माने तो कल ही राणा कुंवर बहादुर की पुत्री के लिए शशि का रिश्ता भेज दीजिए। कुमकुम से हम बात कर लेंगे। बड़ी रानी साहिबा की बातों से राजा साहब के मन को थोड़ी तसल्ली मिली और वो अपने मंत्रियों से आगे परिचर्चा करने के लिए वहां से बाहर निकल गए। इन सारी बातों के बीच जिसके लिए सारा आयोजन प्रायोजित किया जा रहा था वो अपनी रियासत से बहुत दूर अपने घोड़े पर आखेट करने के लिए निकला हुआ था। राजकुमार शशि शेखर को वैसे शिकार का कोई शौक नहीं था, लेकिन इधर कुछ दिनों से एक आदमखोर शेर के बारे में चर्चा थी कि वो हफ्ते 10 दिन में एक बार पहाड़ी से नीचे उतरकर तराई के गांव में आतंक मचा रहा था। वो आए दिन किसी न किसी को उठाकर ले जाया करता था। गांव की जनता कई बार इस बाबत रियासत में आकर शिकायत दर्ज कर चुकी थी, लेकिन राजा साहब अपने मामलों में फंसे हुए थे। ऐसे ही एक बार शिकायत करने आई जनता से राजकुमार शशि का सामना हो गया और इस बार रोती बिलखती जनता की याचना पर शशि अपने आयुध लिए अपने घोड़े पर सवार होकर तराई वाले जंगलों की तरफ निकल गया। घोड़े को एक तरफ पेड़ से बांधकर नीचे वो आगे की तरफ बढ़ गए। जिस जगह पर उन्हें आशंका थी शेर के मिलने की, उसी तरफ वो दबे पांव आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें कुछ आहट सुनाई दी। जब तक वो अपना बाण चलाते उनके कान के पास से होता हुआ एक बाण आगे बढ़ गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो सरपट आगे की तरफ भागे और तालाब के पास जहां शेर उस वक्त पानी पीने आया करता था वो गिरा पड़ा था और ठीक उसके गले पर एक विष बुझा तीर लगा था। शेर के पास पहुंचकर राजकुमार शशि उस पर यह जानने के प्रयास में झुके कि शेर मर चुका है या नहीं। तभी किसी ने उनके कंधे को किसी तीखे औजार से छुआ। उन्होंने तुरंत पलटकर देखा तो कोई उनके कंधे पर तलवार टिकाए खड़ा था। राजकुमार ने तुरंत उस तलवार को एक धक्का दिया और अपने दूसरे हाथ से अपनी तलवार निकालकर सामने वाले के सीने पर रख दी। लेकिन इसी धक्का मुक्की में सामने वाले की पगड़ी एक झटके के साथ नीचे गिर गई और एक लंबी खुशबू से लहराती केश राशि हवा में झूमती हुई सामने वाले की कमर तक लहरा गई। राजकुमार शशि शेखर आश्चर्य से उस लड़की को देखने लगे। अब तक एक झीने दुपट्टे से ढका उसका चेहरा भी दुपट्टा गिरने से उनके सामने अनावृत हो चुका था। ऐसी अपूर्व लावण्यमयी किशोरी उन्होंने आज तक नहीं देखी थी।
आपका नाम क्या है? हमें आपको अपना नाम बताने की आवश्यकता क्या है? हम राजकुमार शशि शेखर सिंह हैं। ये गांव हमारी रियासत में आता है और आज इस शेर के आतंक से गांव वालों को मुक्ति दिलाने के लिए हम यहाँ आए थे कि आपने हमारे शिकार को अपना शिकार बना लिया। जैसा कहा जाता है ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही शिकार शिकार पर लिखा है शिकारी का नाम। राजकुमार आगे बढ़कर उस शेर को ध्यान से देखने लगे। अब उसे क्या देख रहे हैं? वो तो कब का मर चुका जी, पर इसके शिकारी का नाम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप तो लगता है कि बताएंगे नहीं अपना नाम। आपकी रियासत और आपकी बगल की रियासत में गांव खेड़े कम ही हैं। हमारे गांव में हमारी उम्र की लड़कियां और भी कम हैं, और हमारी उम्र की शिकार करने वाली लड़कियां तो उससे भी कम हैं। आपके लिए मालूम करवाना कोई बहुत असंभव कार्य तो नहीं। वो झटके से मुड़ी और अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगी। कोई पता ठिकाना ही दे जाइए। अभी नहीं दे सकते। अभी हमें ताल पोखरे के पास वाले शिव मंदिर जाना है। हमारे जाए बिना वहां आरती जो शुरू नहीं होती। और वो अपने घोड़े पर सवार वहां से सरपट निकल गई। राजकुमार शशि शेखर के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई। वो भी अपने घोड़े पर बैठ ताल के पास वाले शिव मंदिर की ओर निकल चले। राजकुमार शशि शेखर का घोड़ा भी उसी रास्ते पर दौड़ चला जिस पर अभी कुछ देर पहले उस अनजानी लड़की का घोड़ा निकला था। मंदिर में शंख निनाद के बीच चलती आरती में सबसे पीछे राजकुमार शशि शेखर भी हाथ जोड़े खड़े थे। आरती समाप्त होते ही वही लड़की आरती का थाल लिए एक एक के पास आरती देती आगे बढ़ती शशि के सामने पहुंचकर खड़ी हो गई। आरती लेकर शशि ने मुस्कुराकर उसे देखा। अब तो अपना परिचय दीजिए। यहाँ तक हम आ गए आपके पीछे पीछे। यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन क्या आरती नहीं गाई आपने? अगर गाई है तब तो बहुत बार नाम ले लिया होगा हमारा। वो आरती का थाल लिए अंदर बढ़ गई और शशि वहीं खड़े मन ही मन आरती को दोहराने की कोशिश करता रहा। इससे पहले उसने कभी आरती गाई तो थी नहीं, कैसे उसे कुछ याद रहता? उसने साथ खड़े एक बुजुर्ग से आरती गाने को कहा। उन्होंने उसे अजीब नेत्रों से घूरा और वहां से चला गया। शशि अपने राजसी कपड़ों में नहीं था, इसलिए जनता उसे पहचानती भी नहीं थी। क्या हुआ बेटा, आरती फिर से क्यों सुनना चाहते हो? पास खड़ी एक औरत ने पूछ लिया। जी माता जी, हम जानना चाहते हैं कि कौन सा नाम इस आरती में बार बार आता है। वो औरत हंसने लगी। अब शिव जी की आरती में तो उन्हीं का नाम बार बार आएगा ना, और किसका आएगा? वो कह के आगे बढ़ गई और मुस्कुराते हुए राजकुमार मंदिर के अंदर चले गए। लेकिन अंदर अब वो मौजूद नहीं थी जिससे मिलने के लिए वो गए थे। चरणामृत के लिए हाथ बढ़ाकर शशि ने पंडित जी को प्रणाम किया और उन्हीं से उसका परिचय पूछ लिया। वो जो आरती गा रही थी वो कौन थी पंडित जी? रोज तो वही गाती है, तुमने आज पहली बार देखा क्या शिवा को? राजपुरोहित जी की बेटी है, पूरा नाम शिवप्रिया है। हम सब प्यार से शिवा ही बुलाते हैं। वो अभी तो निकली है अपने घर जाने को, बाहर ही मिल जाएगी। राजकुमार ने पंडित जी को प्रणाम किया और बाहर की ओर भागे। तब तक घोड़े को बजरे पर सवार कर शिवा अपने घर के लिए निकल गई थी। राजकुमार भी महल की ओर वापस निकल पड़े। गांव खेड़े के लोग अगले दिन महल में राजकुमार शशि को इस आदमखोर से निजात दिलाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करने पहुंच रहे थे। लेकिन उसकी सच्चाई सिर्फ राजकुमार ही जानते थे, और अपने मन की भी। राजा जी ने राजकुमार की प्रशंसा सुन गर्व भरी दृष्टि से राजकुमार को देखा। सभा में उनकी वांछित वस्तु उन्हें देने का वादा किया। आपने इस आदमखोर के आतंक से गांव वासियों की रक्षा कर हम सभी पर उपकार किया है। राजकुमार शशि, आप जो हमसे चाहे मांग सकते हैं, अथाह धनराशि, माणिक, मोती, हीरे जवाहरात, या फिर ये राज्य। राजकुमार ने सोचने के लिए जरा भी समय नहीं गंवाया। पिताजी, अगर आप हमें देना ही चाहते हैं तो इस आदमखोर को मार गिराने वाली कन्या से हमारा विवाह करवा दीजिए। हम आप सबकी प्रशंसा के अधिकारी नहीं हैं। हमारे उस शेर तक पहुंचने से पहले ही उसे उस कन्या ने मार गिराया था। उसका पराक्रम देखकर हम भी अचंभित रह गए। राजा जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कौन थी वो कन्या? अब तक वो राजकुमार के लिए दो रिश्तों के बीच ही उलझे थे कि राजकुमार ने स्वयं के लिए कुछ और ही सोच लिया। ये कैसी विपत्ति आन पड़ी थी उन पर। वो चुपचाप सभा को स्थगित कर वहां से अपने कक्ष में चले गए। राजा जी ने तीनों रानियों को विचार विमर्श हेतु बुलवा भेजा। बड़ी रानी ने नीति संगत बात करते हुए अपनी बात रखी। राजा साहब, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके राज्य के लिए जो उचित है आपको वही निर्णय लेना चाहिए। राजकुमार शशि शेखर अभी सिर्फ 20 वर्ष के हैं। इतनी छोटी उम्र में ना उन्हें पूर्ण अनुभव है और ना ही ज्ञान। ऐसे में अपनी आयु के अनुसार अगर वो किसी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो ये एक सामयिक समस्या है। जैसे ही आप अपने मतानुसार उनका विवाह स्थिर कर देंगे, उनके मन से उस कन्या का विचार भी हट जाएगा। ये आयु ही ऐसी होती है। इसलिए किसी भी विवाह योग्य पुरुष या कन्या के मन में किसी और की छाया पड़े उससे पूर्व ही उसका विवाह कर देना चाहिए। हमारे अनुसार आपको राणा कुंवर बहादुर की कन्या से शशि का विवाह संपन्न करवा देना चाहिए, और इस विवाह के होते ही शशि भी उस कन्या को भूल जाएंगे। ये कैसी बात कर रही हैं आप जीजा साहब? क्या शशि कोई साधारण युवक लगते हैं जो किसी अन्य कन्या से विवाह होते ही इस कन्या को भूल जाएंगे? राजा साहब, अगर आप हमारी बात माने तो शशि का विवाह वहीं कीजिए जहां शशि का मन लगा हुआ है। वैसे भी शशि जितना कुशल योद्धा, राजनीतिज्ञ जब राजा बनेगा तो आपको किसी अन्य राज्यों की सहायता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, बल्कि शशि शेखर को देखकर बाकी के राज्य स्वयं आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाएंगे। दोनों रानियों के मंतव्य अलग थे। राजा जी किसकी सुनते? उन्होंने अपनी छोटी रानी की तरफ देखा। राजा साहिब, अगर आप हमारा विचार पूछें तो हम यही कहेंगे कि हमारे बच्चों में ही हमारी खुशी है। राजकुमार शशि शेखर प्रसन्न रहें, इससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए। रानियों के विचार जानने के बाद राजा जी ये समझ चुके थे कि राज परिवार शशि शेखर के पक्ष में है। उन्हें एक बात की और भी प्रसन्नता थी कि मंझली रानी ने अपनी बहन की पाली हुई बेटी के रिश्ते की बात शशि शेखर के मन की बात के आगे भुला दी थी। इसके लिए वो मंझली रानी के एहसानमंद हो गए थे। आखिरकार उन्होंने राणा कुंवर बहादुर के घर भेजे रिश्ते को पलटने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले शशि शेखर ने जिस लड़की की बात कही थी उस लड़की के बारे में पतासाजी करवाना आवश्यक था। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रिमंडल को उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में दौड़ा दिया।
2 दिन बाद उनके विश्वास पात्र कर्मचारी जो सूचना लेकर आए, उससे राजा साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कन्या जिससे शशि शेखर विवाह करना चाहता था, राणा कुंवर बहादुर के राजपुरोहित की बेटी थी। अब ऐसे में राजा साहब की बेटी के रिश्ते को मना करके उनके राजपुरोहित की बेटी से अपने पुत्र का विवाह करना एक बहुत बड़े युद्ध की अगुवाई हो सकता था। वैसे भी राज सिंहासन का मोह और अंग्रेजों से दुश्मनी राजाओं को बहुत बार एक दूसरे से लड़ने पर भी मजबूर किए दे रहा था। कहीं राणा साहब ने इस बात पर नाराज होकर राजा साहब से दुश्मनी निभाते हुए अंग्रेजी सरकार से हाथ मिला लिया तो वो एकदम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन अब बात उनके हाथ से निकलने लगी थी। शशि शेखर कर्मठ था, अप्रतिम योद्धा था, कुशल राजनीतिज्ञ था और उसके हाथ में उनके राज्य का भविष्य सुरक्षित था। इसलिए अपने पुत्र को भी वो किसी भी तरीके से नाराज नहीं करना चाहते थे। आखिर राजमहल की सर्वसम्मति से उन्होंने राणा कुंवर बहादुर से बात करने का निर्णय लिया और उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। उधर राणा साहब को अब तक शशि शेखर की मन की बात का कोई अंदेशा नहीं था। उन्हें लगा राजा साहब उन्हें विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगाने के लिए ही बुला रहे हैं। राणा कुंवर बहादुर पूरे ठाट बाट के साथ अपने राजपुरोहित और सैन्य अधिकारी और अपने मंत्रियों और अपने परिवार के साथ राजा साहब से मिलने पहुंच गए। और इन सब के साथ वहां पहुंची राणा साहब की बेटी तिलोत्तमा, जो अपनी सबसे प्रिय सखी यानी राजपुरोहित की बेटी शिवप्रिया को भी साथ लेकर आई थी। तिलोत्तमा रूप गुण में किसी से भी कम नहीं थी। उसके चेहरे में भी उगते सूरज सा तेज था, लेकिन शिवप्रिया के सामने वो फिर भी फीकी ही लगती थी। क्या करते हो ना? हाँ, वो सिर में बहुत दर्द था, बस इसलिए। महादेव की बात सुन दयाल के माथे पर बल पड़ गए। अरे तो पहले बताना था ना, अभी मरहम लगाई देता हूँ। नहीं, मरहम से ठीक नहीं होगा ये। फिर वैद्य जी को दिखाना होगा। तो चलो फिर आओ, मेरी साइकिल पर बैठ जाओ। नहीं, घोड़ा गाड़ी से चलते हैं। दयाल ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी में जा बैठा। इतनी देर से मैं क्या क्या बोले जा रहा था, वो भी इतनी जोर जोर से। तुमने मुझे टोका क्यों नहीं? अरे मुझे नहीं, तुम्हें सिर में दर्द है। मुझे? दयाल के चेहरे पर सवालिया नजरें देख महादेव मुस्कुरा उठा। पहले वैद्य जी के घर तो पहुंच जाएं, फिर उसके बाद सब पूछ लेना। दयाल उलझन में बैठा महादेव को देख रहा था कि वैद्य जी का घर आ गया। गाड़ी से उतरकर उसे अंदर आने का इशारा कर महादेव भीतर चला गया। उसके पीछे दयाल भी बढ़ा आया। उधर उमा बैठी किसी रसौषध का निर्माण कर रही थी। अचानक महादेव को देखकर चौंक गई। जी कहिए, आज क्या हुआ आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो इन्हें लेकर आया हूँ। इन्हें सुबह से ही सिर में बहुत तेज दर्द था। अच्छा? उमा ने दयाल को ध्यान से देखकर पास में बुलाया और ध्यान से उसके माथे को देखने लगी। क्या सुबह से ही दर्द हो रहा है? उमा के सवाल पर महादेव ने हाँ बोल दिया। उसके बाद तो उमा पूछती रही, महादेव बताता रहा और दयाल कभी उमा तो कभी महादेव को पलके झपकाता देखता रहा। ये मुझे अर्धाव भेदक लग रहा है, अधक पारी भी बोलते हैं। आपके लिए मैं कुछ विशेष औषधि तैयार करती हूँ। अपनी बड़ी बड़ी आंखें और नचा नचा कर उमा दयाल को उसकी बीमारी का छोर समझाती रही, जो उसे थी ही नहीं। और वो बेचारा अपनी मैत्री के चक्कर में अपनी हंसी दबाता उस बुद्धि निष्णात वैद्या से अपनी तकलीफ के बारे में सुनता रहा। महादेव तो उतनी देर अपलक उमा को निहारता बैठा रहा। वो जाने कब तक ऐसे बैठा रहता अगर बाहर से वैद्य जी आकर उमा को टोक न देते। वो दूसरे गांव किसी रोगी को देखने गए थे और ये बात महादेव को मालूम चल गई थी और इसलिए उसने यहाँ तक आने की हिम्मत की थी। लेकिन वैद्य जी तो बहुत जल्दी चले आए। वो सोच ही रहा था कि उन दोनों की नजर पड़ते ही वैद्य जी ने अपने होने वाले दामाद के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। महादेव तुरंत ही अपनी कैफियत देने लगा। ये मेरे मित्र हैं जिन्हें सुबह से ही माथे पर बहुत तेज दर्द बना हुआ है। हाँ, वो तो मैं आते ही सुन चुका हूँ, पर बिटिया तुमने इन्हें अर्धाव भेदक कहा, परंतु मुझे इनकी पीड़ा सूर्यावर्त लग रही है, इसलिए इस औषधि का रस इनकी नाक में डाल दो। जैसे जैसे वैद्य जी कहते गए उमा करती चली गई। कुछ औषधियों को दयाल को खिलाने के बाद एक बहुत कड़वा काढ़ा पिलाया गया और वहीं लेटाकर उसकी नाक में किसी औषधि तेल की बूंदें टपका दी गई। अच्छे खासे दयाल का इस चिकित्सा के बाद सिर दर्द हो गया। लगभग आधा पौना घंटा लगाकर दयाल को ठीक हुआ समझकर उमा ने उन्हें जाने को कहा और महादेव की ओर देखकर मुस्कुरा उठी। महादेव तो जब से यहाँ आया है उस प्यारी सी कविराज पर मुहाया बैठा उसे ही देख रहा था। वैद्य जी भी दामाद साथ है तो क्या डर सोचकर अंदर चले आए थे। कुछ देर में अंदर से ठंडी लस्सी महादेव के लिए चली आई। दयाल ने बड़ी हसरतों से देखा भी तो उमा ने झिड़क दिया, आपको नुकसान करेगी, आपको पीना है तो फिर से वही काढ़ा मिलेगा। काढ़े का नाम सुनते ही दयाल चक्कर बैठ गया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब मुझे बस वापस जाना होगा। घर पर बिना बताए ही निकला हूँ ना, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। बिना महादेव की ओर देखे ही दयाल अपनी जान बचाकर वहां से बाहर भागा और उसके पीछे महादेव भी मुस्कुराता निकल गया। वहां से बाहर निकलते ही दयाल ने महादेव का गला पकड़ लिया। तो बेटा ये बात थी, तुम्हारा मन यहाँ के वैद्यराज के घर का पड़ा है और तुम हमारा सिरदर्द करवा दिए, पर रोज रोज हम तुम्हारे लिए और अपना सिरदर्द नहीं करवाएंगे। हाँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ तुम रोज सिर में दर्द नहीं करवाओगे। और महादेव ने वहीं पड़ी एक लाठी उठा ली और लाठी को देखते ही दयाल चौंक कर महादेव को देख आंखों से क्या करने वाले हो आप पूछ गया। सिर में दर्द ना हो, पैर तो बैलगाड़ी से गिरकर टूट सकता है ना। महादेव हंसते हुए आगे बढ़ा कि दयाल उसे धक्का देकर हंसते हंसते आगे दौड़ गया। महादेव को अब चलते फिरते हर वक्त उमा का ही ख्याल रहता था। आज तक वो अपने पिता के साथ काम में व्यस्त रहने से कभी अपनी शादी के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं पा पाया था, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा था कि कब उमा उड़कर उसके पास चली आए। वो अक्सर सोचता जब वो उसके घर पर आएगी, जब उन दोनों की शादी हो जाएगी, तब जीवन कितना बदल जाएगा। वो सोचा करता गायों का सानी भूसा करने वो साथ जाया करेंगे। वो सोचता आंगन के एक तरफ के चूल्हे पर जब वो रोटियां सेकेगी तब वो फटाफट रोटियां खत्म कर उससे सेकने से पहले ही खाली थाली उसके सामने रखकर उसे परेशान कर देगा। पर तभी थाली पर की रोटी से उसे दयाल की बात याद आ गई। क्या इस साल बारिश नहीं हुई तो वाकई सूखा पड़ जाएगा? उसने एक नजर ऊपर आसमान की ओर डाली। भादों का महीना खत्म होने को था और इस पूरे आषाढ़ से लेकर अब भादों में आसमान से निचुड़कर एक बूंद भी नहीं बरसी थी।
उसका जी कलप कर रह गया। कैसे भी हो उसे अपने बाबूजी के खजाने से गांव वालों की मदद तो करनी ही पड़ेगी। वो ऐसे ही अपनी आंखों के सामने लोगों को भूख से मरता नहीं देख पाएगा। अपने विचारों में खोया वो दयाल के घर की ओर बढ़ रहा था कि गांव की चौपाल पर बैठे उसके 3-4 दोस्त उसे देख कूद कूद कर वहां से भागने को हुए कि दयाल ने एक घुड़की देकर सबको रोक लिया। वहां पहुंचकर महादेव ने अचरज से सबकी ओर देखा। क्या हुआ भाई, मुझे देखते ही सब ऐसे क्यों भागने लगे? तुम्हारे वैद्य जी का डर सबके मन में घर कर गया है। उनके घर जाने के चक्कर में जो तुमने किसी दिन दिनेश को तो किसी दिन विजय को बीमार बनाकर जो बलि का बकरा बनाया है ना, मुझसे ये सब एकदम घबरा गए हैं। पता नहीं अगला स्थान किसका हो, वो कौन हो जिसे बीमार बनाकर तुम वहां ले जाओ और वो बाप बेटी की वैद्य जोड़ी हमें चूहा समझकर हम पर अपनी कड़वी तीखी दवाओं का परीक्षण करती रहे। अच्छा, ऐसा कब किया मैंने? उस दिन दिनेश ने खुद कहा था कि उसके दांत में दर्द है, इसलिए वहां लेकर गया, वरना मुझे कौन सा शौक है वहां जाने का। हाँ, तुम्हें क्यों शौक होगा, तुम तो बतेरे सीधे हो भाई। लेकिन वो वैद्य जी की बेटी, उसे सच कह रहा हूँ, उसे बड़ा वैद्य बनने का भूत सवार है। उस दिन राम कसम अगर मैं ना पहुंचता तो दिनेश का दांत पत्थर से तोड़ बैठनी थी। कुछ गलत नहीं कर रही थी, इसका दांत ही खराब था तो बिना निकाले उपाय भी तो नहीं था। अरे ओ ससुराल के तरफदार, जिस दिन से ब्याह तय हुआ है ये बन गए हैं सावन के अंधे और इन्हें हर जगह नजर आ रही है उमायाली यानी हरियाली। मैं ये सोच रहा हूँ महादेव, जब तुम्हारी वैद्य ब्याह के बाद तुम्हारे घर आ जाएगी तब तुम सबका क्या होगा? दयाल की बात पर महादेव शर्मा गया। अभी तो हम सबको चूहा समझती है, फिर तुम्हारे घर वालों को समझने लगेगी और किसी दिन कोई नया चूर्ण बनाकर खिलाएगी, किसी दिन काढ़ा पिलाएगी। अब तो भाई राम जी ही रक्षा करेंगे तुम सबकी। दयाल की बात पर वहीं खड़ा दिनेश मुस्कुराने लगा। इनकी तो राम जी रक्षा कर लेंगे, लेकिन हमारी रक्षा कौन करेगा दयाल? मेरे बाईं तरफ के दांत में दर्द था और इसकी वैद्यराज मेरे बाएं दांत को उखाड़े दे रही थी। दिनेश की बात पूरी भी नहीं हुई कि विजय बोल पड़ा। भाई मुझे तो बहुत मामूली सी मोच भर थी, मैंने कहा कि गर्म पानी की सेक लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, पर ये परोपकारी महादेव किसी की बात सुन ले और मान ले तो कहना ही क्या। बार बार मना करने पर भी जबरदस्ती खींच खांच के वहां ले गए और इनकी कविराज ने छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक कर ऐसा परीक्षण किया कि राम कसम भाई, जो दर्द 1 घंटे में ठीक हो जाता अब महीना भर पहले तो क्या ही ठीक होगा। अच्छा एक बात और, इनकी वैद्यराज जी को इन्हें पढ़ाने का भी शौक है। मेरी हड्डियों पर हथौड़ी मार मार कर खूब चहक चहक कर इन्हें बताया जा रहा था, ये देखो ये मारा और ये इनका पैर सीधा हुआ, इसका मतलब अंदर सब ठीक है, फिर भी पट्टी बंधन करना ही चाहिए। अब सिर्फ पट्टी बांधकर संतोष कर लेती तब तो ठीक था। वो तो पहले गरम गरम घी और हल्दी पोत दी, फिर हड़जोड़ का लेप किया, ऊपर से पट्टी बांध के कड़वा काढ़ा भी पिला दिया और कहने लगी कल तक दौड़ने लगेगा। विजय की बात पर सभी दोस्त ठहाके लगाकर हंस पड़े। जाओ बड़े आए सारे के सारे ऐसे रंग बदल लोगे, कभी सोचा न था। कोई बात नहीं, कहता हुआ महादेव आगे बढ़ गया और दिनेश की बच्चियां वहीं बंधी थी उसे गोद में उठा लिया। भाई अभी से उठाए कहाँ चल दिए? दिनेश के सवाल पर महादेव ने प्यार से बच्चिया की ओर देखा और उस पर हाथ फेरते मुस्कुराने लगा। जरा पीली सी दिख रही है, थोड़ी कमजोर भी लग रही है, इसे वैद्य जी के यहाँ दिखा कर लाता हूँ। महादेव हंसता मुस्कुराता आगे बढ़ गया। दयाल भी उसके पीछे दौड़ गया। बाकियों के ठहाके दूर तक उनका पीछा करते रहे। महादेव अक्सर दोपहर के वक्त ही वैद्य जी के यहाँ जाया करता था, क्योंकि उसी वक्त वैद्य जी दूर गांव के मरीजों को देखने जाया करते थे, पर आज इत्तेफाक से वो घर पर ही मौजूद थे। महादेव दयाल के साथ बच्चिया को उठाए अंदर पहुंच गया। अंदर वैद्यराज को बैठे देख वो अपने सिर पर हाथ फेरने लगा। कहो कैसे आना हुआ? जी हमारी बच्चिया बीमार हो गई थी। अच्छा दिखाओ जरा। बच्चिया को उलट पलट कर देख वैद्यराज महादेव के वहां आने का कारण समझ गए और साथ ही महादेव को आते देख उमा का सिर दर्द बहाना बनाकर अंदर भाग जाने का कारण भी जान गए। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रेंग गई। उन्होंने बच्चिया को जांच टटोल कर कुछ एक पुड़िया बांधकर महादेव के हाथ में रखी और मुस्कुराकर कहने लगे, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, बस जरा कमजोर है। उमा बिटिया जरा सुनना। महादेव की मन की बात समझकर उन्होंने उमा को बाहर बुला लिया। जी बापूजी। वो ठीक दरवाजे के पीछे खड़ी महादेव और उसकी बेवकूफी को देख रही थी। तुरंत सामने चली आई और उसे तुरंत बाहर आया देख वैद्य जी भी उसकी आतुरता पर हंस पड़े। बेटी दामाद जी आए हैं, इनके लिए कुछ दूध रबड़ी लेती आओ, और हाँ अपनी माँ को भी बुला लेना, जाने दिन भर रसोई में घुसी क्या करती रहती है। वैद्य जी की बात सुन महादेव हड़बड़ा गया। अरे नहीं नहीं वैद्य जी, कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है, हम तो बस अपनी बच्चिया को दिखाने आए थे। अपनी मन की बात कहे वो सतर एक सीध में बच्चिया को थामे बाहर निकल गया। मन ही मन महादेव को ग्लानि सी होने लगी। जाने उसके ससुराल वाले उसके बारे में क्या सोचते होंगे। ऐसे रोज रोज अपने ससुराल कौन आता है भला? ठीक है बहाने बनाकर आता है, लेकिन उससे कहीं अधिक दिमाग उसके ससुर के पास है। क्या वो नहीं समझ गए होंगे अब तक? भले ही उनके न रहने पर आता हो, पर उमा की माँ तो उसके लिए कभी लस्सी तो कभी बादाम दूध लेकर बाहर आती ही है। वो तो वैद्य जी को बताती ही होंगी। अब चाहे जो हो जाए दयाल, अब शादी के पहले ससुराल नहीं आना है। महादेव की बात पर दयाल चौंक कर उसे देखने लगा। और भाई कहीं मैं दिनेश विजय और उसकी बच्चियां सच में बीमार पड़ गए तो तू ले आना उन लोगों को, लेकिन अब मैं नहीं आऊंगा, अब तो सीधे बारात लेकर आना है। दोनों बातें करते चल रहे थे कि उनके बाजू से कुछ 10-12 लड़कों की टोली नहीं देंगे नहीं देंगे, कर महसूल नहीं देंगे का नारा लगाती निकल गई। दयाल उन लोगों को देख चिंता में डूब गया और उसकी चिंता देख महादेव भी सूखे और कर के बारे में विचार करने लगा। दोनों आगे बढ़ रहे थे कि पेड़ों में सरसराहट की आवाज हुई। वो दोनों कुछ समझ पाते कि हांफती सी उमा अपना पेट पकड़कर उन लोगों के सामने खड़ी थी। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी जो उसके चेहरे को और चमकीला बना गई थी। वो किसी पिछली पगडंडी से भागती दौड़ती चली आई थी, इसलिए अब तक हांफ रही थी और महादेव मुस्कुराता खड़ा उसे मुग्ध दृष्टि से देख रहा था। क्या हुआ वैद्यराज, आप यहाँ कैसे? दयाल के सवाल पर उसने उसे हाथ के इशारे से शांत रहने को कहा और धीरे से अपनी सांसों को संयत करके कहने लगी, यहाँ से पूरब की ओर मुड़कर एक कोस पर चलने वाली बावड़ी आती है ना, रानी की बावड़ी।
वहां दोपहर के वक्त आ जाए कीजिए। मैं उसी समय अपनी सखियों के साथ औषधियां चुनने जाती हूँ वहां। महादेव को देखकर उसने अपनी बात कही और मुड़कर जाने को हुई कि महादेव ने उसकी कोमल कलाई थाम ली। महादेव ने हाथ तो पकड़ लिया, लेकिन मन ही मन डर भी गया कि कहीं वो पलटकर थप्पड़ ना मार दे। इसलिए वो पलटकर मुस्कुराकर धीमे से अपना हाथ छुड़ाकर भाग गई और महादेव उसे जाता देखता रहा। इसलिए बेटा, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सही समय पर ब्याह हो जाना चाहिए, वरना बुढ़ौती में ब्याह होने पर वर ऐसे ही पगलाया घूमता है। दयाल की बात पर महादेव ने उसे घूर कर देखा। 19 की उम्र में हम तुमको बूढ़ा दिख रहे हैं? और तो क्या भैया, हमारी जब शादी हुई थी हम कुल जमा 14 बरस के रहे और हमारी मेहरारू 11 बरस की। गौना होकर आई तब तक वो 13 की हो गई थी और हम 16, और बस उसके 1 बरस बाद तो हम बाप बन गए। अब देखो, हमारा लड़का 3 का होने को आया है, बिटिया 1 साल की हो गई है और तुम्हारी भाभी फिर उम्मीद से है, और तुम देखो अभी तक घुट्टा घूम रहे हो। इसलिए बेटा इतना उबल रहे हो। महादेव दयाल को घूर कर आगे बढ़ गया और दयाल अपनी ज्ञान की पोटली खोलकर उसे और न जाने क्या क्या औना पौना थमाता रहा। उस दिन के बाद से न महादेव का कोई दोस्त बीमार पड़ा और न मवेशी। अब महादेव को उमा से मिलने के लिए किसी बहाने की जरूरत ना रही। वो जिसे देखने जाया करता वो खुद उसे मन भर देखने के लिए खुद ही बावड़ी पर पहुंचने लगी। पहले पहले सबसे ज्यादा अश्वगंधा शतावर की पत्तियां जमा करने वाली उमा अब अक्सर घर लौटते खाली हाथ होती और घर पर कैफियत देने के लिए सहेलियों की जमा की फूल पत्तियों से अपना झोला भर लेती। वैद्य जी भी उमा से कूटने पीसने में होने वाली गड़बड़ों को समझने लगे थे और वो उसे चतधौत घृत बनाने को कहते और वो 100 बार के बाद भी अपनी सोच में डूबी घी को धोती चली जाती। यही हाल महादेव के घर का था। जो लड़का कभी 10-12 पराठे एक बार में खा जाया करता था, अब 2 रोटी के बाद एक ही थाली उठाकर खुद कुएं के पास से मांझ कर धोकर ले आता। लौकी तोरी टिंडे देखते ही जिसके आंख मुंह बिगड़ने लगते थे, अब तो करेला भी मुस्कुराते हुए खाने लगा था, जैसे थाली में भी उसी की तस्वीर देख रहा हो। महादेव की यह हालत देख उसकी अम्मा अलग ही चिंता में डूबी बैठी अपनी सास से अपना दुख साझा करने में लगी थी। अम्मा जी, हमें लगता है महादेव को बाहर की हवा लग गई है। देखिए कैसे मुरझाता जा रहा है, ना तो इसे भूख लगती है ना प्यास, बस हर समय चुपचाप बैठा मुस्की आता रहता है। बेझड़ हो तुम बहुरिया, लड़के का ब्याह तय हो गया है, उसी के लिए ऐसा मारा मारा फिर रहा। हमारे बेटे का दिमाग चल गया है। अरे इतना देरी तो पहले ही हो चुका है ब्याह में, अब और 10 महीना बाद की तिथि मुहूर्त निकालने की क्या जरूरत थी? जो पहला पास का मुहूर्त होता उसी में ब्याह देना था। अब लड़का लड़की को देख चुका है और आएगा नहीं तो क्या होगा भला? कल ही हम प्रधान को वैद्य जी के घर भेजकर अगले महीने का मुहूर्त निकलवाते हैं। अब तक में प्रधान जी भी बाहर से चले आए, कुएं के पास पैर धोते वो भी अपनी मन की बात कह गए। कौन जमाने में जा रही हो अम्मा, अब अंग्रेजों का जमाना है। इनके लड़के लड़कियों का ब्याह तो 20 पूरने के बाद ही होता है। ऐसा हमारा महादेव कोई बूढ़ा नहीं हो गया है। रही बात तिथि मुहूर्त की, तो दोनों की पत्री मिलवाकर मुहूर्त निकलवाए हैं। लड़की इस घर के लिए लक्ष्मी है, लक्ष्मी। दोनों की कुंडली इतनी मिलती है कि पंडित जी देखकर बोले साक्षात विष्णु लक्ष्मी सी जोड़ी है, जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने वाली। और ब्याह शुभ मुहूर्त में संपन्न होने के बाद तुम्हारा पोता घर को पैसों से भर देगा, खूब नाम कमाएगा मेरा महादेव। अम्मा ये भी तो देखो कितना सूखा पड़ा है। अब ऐसे में हम ब्याह और कर दें लड़के का, अच्छा लगता है क्या? 10 महीने बाद की तिथि जरूर निकलवाए हैं, लेकिन उसमें से भी 5 महीना तो बीत ही गया है। अब जैसे ये बीता अगला 5 भी बीत जाएगा। धैर्य रखो तुम, हमें हमारे बेटे पर पूरा विश्वास है, संयमी है बहुत। पिछला साल वैसे भी जब इन दोनों के ब्याह का मुहूर्त निकलवाए भयानक सूखा पड़ा रहा। अब सोच रहे इसी आषाढ़ इनका ब्याह है, हो सकता है इन दोनों के भाग्य से ही पानी बरस जाए, क्योंकि अब नहीं बरसा तो भयानक अकाल पड़ेगा। कमरे के भीतर अपनी तारीफ सुनता महादेव पानी पानी हो गया। अब अपने दिल दिमाग को काबू में रखना होगा उसे, ये समझ आ गया था। वरना जैसे उसके ससुराल वाले और दोस्त यार उसे उमा के पीछे पागल समझने लगे थे, कहीं खुद उसके घर वाले भी ना समझने लगे। अगले ही दिन अपने काम धंधे पर भी ध्यान देना है, यही सोचकर वो पलंग पर बैठा ही था कि उसे बावड़ी में उसका रास्ता देखती उमा का ख्याल आया। और कुछ पलों पहले ही उमा का अनुरागी बना नहीं फिरना है का संकल्प पल में ध्वस्त करता वो अपनी प्रेयसी से मिलने पिछले दरवाजे से बावड़ी की तरफ निकल गया। भाग 16। महादेव और उमा बावड़ी में बैठे अपने उजले भविष्य के स्वप्न बुन रहे थे। उमा कुछ 4 सीढ़ियां नीचे बैठी थी। महादेव ऊपर बैठा उससे बातें करता जा रहा था और वो हाथ में पकड़े दाने एक एक कर बावड़ी में उछालती जा रही थी। ये तुम रोज दाने किसके लिए लाती हो? क्या बावड़ी में मछलियां भी हैं? कहाँ है मछलियां? दिख नहीं रही? बूंद भर भी पानी नहीं बचा है। सच कहती हो, पिछले साल भी सावन बिना बरसे चला गया। अब अगर इस साल भी नहीं बरसा तो जाने कहां से अनाज आएगा और लोग क्या खाएंगे? उमा आश्चर्य से महादेव की ओर देखने लगी। क्या हुआ? ऐसे आंखें फाड़े क्या देख रही हो? सच ही तो कह रहा हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि आपको अपने गांव खेड़े की कितनी चिंता है। ये मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि आप इतना सोचते हैं लोगों के बारे में। जब राजा इतना हितैषी हो तो जनता को चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं कोई राजा नहीं हूँ माँ, लेकिन ग्राम प्रधान का बेटा होने के नाते मेरा कुछ फर्ज भी तो है। पिछले साल तो लोगों के पास अनाज था, पर अब इस साल मालूम नहीं किसके पास क्या बचा है। ऐसे में अपने भंडार मुझे खोलने ही पड़ेंगे। मुझे तो आपकी सोच पर गर्व है। महादेव 1-2 सीढ़ियां उतरकर उमा के पास चलाया, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बैठा और उससे पूछ बैठा। एक बात पूछना चाहता था, क्या पूछ सकता हूँ? हाँ पूछे ना। दयाल कहता है अंग्रेज सरकार बुरी है, हमें गुलाम बना रखा है, जबकि बाबूजी कहते हैं अंग्रेज आए तो कम से कम हमें रहने खाने की तमीज आ गई। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत। तुम क्या कहती हो? मैं भी क्या कहूँ, मुझे तो खुद ही समझ नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले एक अंग्रेज अधिकारी घर आए थे।
बाबा से उनकी संहिताओं के बारे में पूछने लगे। बाबा से कहने लगे कि उन्हें अंग्रेजी दवाओं के बारे में पढ़ाएंगे, सरकारी दवाखाने में काम देंगे, घाव को काटना छीलना सब सिखा देंगे। बदले में बाबूजी उन्हें अपनी किताबों का अंग्रेजी अनुवाद बनाकर दे दें। फिर तुम्हारे बाबूजी ने क्या कहा? कहा है कि सोचकर जवाब देंगे, लेकिन जाने क्यों उन्हें अंदर से डर लग रहा है। इन अंग्रेजी दवाओं के आने के बाद हमारे लोग आयुर्वेद को पूछेंगे ही नहीं। ऐसी तो बात नहीं है उमा। अगर कुछ समय के लिए लोगों पर इन नई दवाओं का चश्मा चढ़ भी गया, तब भी वापस लौटकर हर आदमी अपने ही घर आता है। इसलिए बाबूजी से कहना घबराए नहीं। ठीक है, मैं कह दूंगी, पर अब तो तुम भी समझ ही गए होंगे कि कौन सही है कौन नहीं। महादेव ने उमा को देखा, वो मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर अस्त होते सूरज की लालिमा चमक रही थी और उसकी मुस्कान में चमक रहा था महादेव का भविष्य। शाम ढलती देख महादेव उठ गया। चलो अब घर निकले, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। हाँ में सिर हिलाती उमा भी चली गई। अब वैद्यकीय के साथ उमा को रसोई बनाने का भी चस्का लग गया था। घर पर पहले जब कभी अम्मा रसोई में मदद करने को कहती, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने बाबूजी की किसी मोटी सी किताब को खोलकर पढ़ने बैठ जाया करती। जनवरी के महीने में च्यवनप्राश बनाने में बाबूजी की मदद करती, लेकिन कभी गुलाब जामुन बनाने में अपनी माँ की मदद नहीं की थी। लेकिन अब उसके सुर बदलने लगे थे। कभी बैंगन आलू पकाती तो कभी रोटियां गोल बेलने का प्रयास करती। उमा उस वक्त रसोई में समय बिताने लगी थी और ये देखकर उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वक्त अपनी गति से बीत रहा था और देखते ही देखते उमा महादेव की शादी को महीना भर बचा था। आषाढ़ बीत चुका था, सावन लग चुका था, लेकिन इस साल भी पानी की एक बूंद अब तक नहीं बरसी थी। अब लोग पानी के लिए तरसने लगे थे। मध्य प्रांत, हिसार, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बरार, अजमेर, मेरवाड़ा आदि इलाके पूरी तरह से सूखे के चपेट में आ चुके थे और उन्हें अकाल पीड़ित घोषित कर दिया गया था। वैसा ही कुछ हाल महादेव के गांव का भी था। इन सभी प्रांतों में अकाल से बचने या लड़ने की अपने अपने स्तर पर तैयारियां चल रही थी। प्रधान जी के घर पर कुछ बुजुर्ग गणमान्य व्यक्ति बैठे परिचर्चा में लगे थे। अगर यही हालत रहे तो अनाज और पानी के अभाव में कहीं लोग मरने न लगे। प्रधान जी ने पंडित जी को भी बुला रखा था। पानी बरसेगा प्रधान, लेकिन यह पानी तपस्या मांग रहा है। मध्य प्रांत जैसा सूखा पड़ा है, वहां की धरती को इस साल पानी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी भूमि को पानी मिल सकता है। पर एक कठिनाई है। आप बताइए तो सही पंडित जी, मैं जितना बन पड़ेगा सब करने को तैयार हूं। तुम्हें नहीं करना है प्रधान। ये तपस्या किसी युवा से करवाई जाए तभी उसका फल मिलेगा। कैसी तपस्या गुरुवर, वो तो बताइए। अन्न जल त्याग कर यह जाप करना होगा 21 दिनों तक। शुरुआत सिर्फ फलों पर रहना है और फिर जल पर। उपवास के अंतिम दिनों में जल भी त्यागना होगा। बोलो प्रधान, कौन करेगा इतना कठिन तप? मैं करूंगा पंडित जी। महादेव भी परिचर्चा में शामिल था। इधर कुछ दिनों से अपने गांव के लोगों की हालत देखकर वो दुखी था। उसे खुद कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि वो कैसे सबकी मदद करे। दयाल और उसकी पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया था और अंग्रेजों ने ऐसे ही किसी भाषणबाजी के दौरान दयाल को पकड़कर जेल में डाल दिया था। दयाल की अनुपस्थिति में ही उसकी पत्नी ने एक नन्हे से बालक को जन्म दिया। उस वक्त महादेव ही वहां दयाल के घर की सारी व्यवस्था देख रहा था और तभी उसे दयाल के घर की अंदरूनी जानकारी मिली थी। उसने आज तक गरीबी को इतने पास से नहीं देखा था। बच्चे को जन्ने के बाद दयाल की पत्नी को पौष्टिक आहार की जगह सूखी रोटी प्याज के साथ खाते देखकर उसका कलेजा मरोड़ गया था। इतना सूखा अकाल पड़ने पर भी उसकी कटोरी में चम्मच भर घी कम नहीं हुआ था। वो समझ गया था सूखा और अकाल गरीब की थाली को बस हिलाकर नहीं रखता, बल्कि वास्तव में थाली को ही नष्ट कर देता है। उसके आंसू बह चले थे। उसके स्वाभिमानी मित्र ने आज तक उसे अपने घर की वास्तविक परिस्थिति कभी बताई ही नहीं थी। खेतिहर के साथ यही तो मुसीबत है। जब तक खेत है तब तक जीवन है। अगर पानी नहीं बरसा तो न खेत, न फसल, न किसान। 2 साल पहले तक यही दयाल अच्छी स्थिति में था और आज अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों दयाल माफी के लिए लड़ रहा था। अरे जब कर देने को घर में कुछ है ही नहीं तो वो देता क्या बेचारा? अपने हक के लिए लड़ता हुआ जेल चला गया। उसी शाम वो अपने घर से अनाज की बोरी उठाकर दयाल के घर रख तो गया था, लेकिन ये सोचकर कि सारे गांव में जाने कितने दयाल होंगे, उसकी आत्मा कांप गई थी। उस रात वो अपनी पड़ोसी थाली में से एक निवाला तक नहीं खा पाया था। बार बार दयाल के बच्चों की आंखें उसे नजर आने लगती। गांव भर की जरूरतों के लिए वो क्या कर सकता है क्या नहीं, यही सोचकर उसे लगा कि पंडित जी सही कह रहे हैं। हो सकता है उसके अनशन से देवताओं को तरस आ जाए और काले मेघ बरस जाए। पंडित जी की बात पर उसकी सहमति देख प्रधान जी घबरा गए। नहीं नहीं, तू कैसे करेगा? मैं ही करूंगा। प्रधान, तुम नहीं कर पाओगे। करना तो किसी युवा को ही पड़ेगा, और अगर तुम्हारा बेटा इस बात के लिए तैयार है तो ये तो अच्छी बात है। नहीं, मैं उसे इस तरह से आत्महत्या नहीं करने दे सकता। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि लड़का आत्महत्या करने जा रहा है? अरे ये सोचकर देखो कि कहीं इसके अनुष्ठान से बारिश हो गई तो तुम्हारा लड़का जननायक बन जाएगा। प्रधान, मैं जननायक नहीं बनना चाहता पंडित जी। मैं बस इसलिए करना चाहता हूँ, शायद ऐसा करने से ही सही पानी की बूंदें बरस पड़े तो लोगों को पानी तो मिलेगा। इसके बाद महादेव को प्रधान, उसकी दादी और बाकी लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार पंडित जी से कलावा बंधवाकर वो उसी शाम से अपने अद्भुत अनुष्ठान में बैठ गया। महादेव के घर के बाहरी आंगन के एक तरफ बड़ा सा गाय का कोठा था। उसी में बाहर तरफ पर्ची सी बनी थी। एक बड़ी खिड़की दीवार की एक और बनी थी। उसी जगह को लीप पोत कर साफ सुथरा कर दिया गया और महादेव अपनी जरूरत भर का सामान ले अपना कमरा छोड़ वहां चला आया। उधर माँ ने रो रो कर घर सिर पर उठा लिया था। घर के बाकी सदस्य उन्हें समझाने में लग गए। लड़का नेक रास्तों पर कदम रख रहा है, उसका साथ दो। और वो बेचारी रोती कलपती आंसू बहाती रही। ब्याह होना है लड़के का और ये ब्याह के माह भर पहले ही उपवास में बैठ गया। इनकी प्रधानी हमारे जी का जंजाल हो गई है।
अब पूरे गांव से कोई ना मिला तो हमारे लड़के को ही झोंक दिया। उसकी माँ टसुए बहाती रही। उधर बावड़ी पर रोज की तरह महादेव का रास्ता बैठती उमा अंधेरा होने पर उठकर वापस घर लौट आई। उसे इस सब के बारे में पता नहीं था। वो रोज औषध चुनने के नाम पर घंटों अकेली बावड़ी में बैठी रहती। दिन बीत रहे थे और अब उसे घबराहट सी होने लगी। एक एक कर पूरे 5 दिन बीत चुके थे और उमा को महादेव की कोई खबर नहीं मिली थी। उसमें संकोच इतना अधिक था कि वो बाबूजी या अम्मा जी से इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रही थी। रात में जब दादी उसके बालों में तेल डालती, उससे उसकी परेशानी का कारण पूछ बैठी तो एक पल को उसे लगा कि अपने जी का हाल बता दे, लेकिन एक बार फिर उसका संकोच उसके आड़े आ गया। दूसरी तरफ उसे यह भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ काम पड़ जाने से महादेव न आ पा रहा हो या किसी व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर चला गया हो। पर जो भी था, उसका मन व्यथित हो उठा था। अब उसे महादेव पर नाराजगी सी होने लगी थी। नहीं आना था तो किसी से संदेश ही भेज देता, पर वो भी नहीं किया। अब वो तो लड़की है, कैसे दूर गांव जाकर उसके बारे में पता करे, क्या बोलकर उसके बारे में पूछे। सोच सोच में ही 11 दिन बीत गए। एक सुबह अनमनी सी बैठी वो खरल में कुछ पीस रही थी कि वैद्य जी से मिलने उनका कोई पुराना मरीज चला आया। मरीज महादेव के गांव का ही था। वैद्य जी को प्रणाम कर उसने अपनी पीड़ा बताई और वैद्य जी की बताई दवाओं की पुड़िया जब तक उमा बांध रही थी, वो इधर उधर की बातों में लग गया। वैद्य जी, आपने सुना हमारे प्रधान जी के बेटे की खबर? ये बात सुनते ही उमा का दिल धक से रह गया। वो व्यक्ति वैद्य जी और प्रधान के रिश्ते से बेखबर था। वैसे भी ब्याह तो हुआ नहीं था और पूरे गांव में रिश्ते का ढिंडोरा पीटने का क्या मतलब। यही सोचकर दोनों पक्षों ने अभी रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया था। यह आधी अधूरी बात सुनकर उसका दिल इतना तेजी से धड़कने लगा कि उसे उसकी आवाज अपने कानों तक सुनाई पड़ने लगी। क्या हुआ? वैद्य जी भी चौंक गए। बारिश हो जाए इसलिए प्रधान का लड़का अनुष्ठान में बैठा है। उमा की सांस में सांस आई। राहत की सांस लेकर वो बड़े आराम से पुड़िया बांधने लगी। कैसे अनुष्ठान में बैठे हैं महादेव? अच्छा, तो आप जानते हैं, सच कहूं तो प्रधान के घर लगता है सच ही महादेव ने जन्म लिया है। जैसे समुद्र मंथन के समय सभी को अमृत बांटकर महादेव शिव ने स्वयं गरल पी लिया, वैसे ही बारिश हो जाए ये संकल्प कर महादेव ने अन्न जल त्याग कर उपवास धारण किया है, वो भी 21 दिनों का। उमा को लगा कि वो चकराकर गिर पड़ेगी। ये क्या बोल रहा है? कहीं ये आदमी पागल तो नहीं हो गया जो कुछ भी बिना सिर पैर की बातें कर रहा है? लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा वो सुनकर उमा के पैर उखड़ने लगे। पंडित जी ने कहा है पहले फल खाना, फिर सिर्फ कुछ दिन पानी पीना और फिर निर्जल करना। लेकिन लड़का पुण्यात्मा है, साक्षात शिव का अवतार। एक दिन बस फल खाया, उसके बाद एक दिन बस जल पर रहा, उसके बाद से उसने जल भी त्याग दिया है। आज व्रत को पूरे 11 दिन हो गए हैं और देखा जाए तो जल त्यागे 9 दिन। उमा का सिर जोर से घूम गया। उसने पास रखी तिपाही पकड़ ली और उतनी ही देर में वैद्य जी गुस्से से अपनी जगह पर खड़े हो गए। पागल हो गए हैं प्रधान जी? कौन ऐसे अपने जवान बेटे को मौत के कुएं में धकेलता भला? बड़बड़ाते हुए उन्होंने कुछ जीवन रक्षक दवाएं अपने बक्से में रखी और बिना आगा पीछा देखे घर से निकल गए। उनके पीछे उन्हें आवाज देती उमा भी भाग चली। इस वक्त महादेव के अलावा उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। अगर अब भी शर्म और संकोच कर गई तो जीवन भर खुद को कोसेगी। बाबूजी, मैं भी साथ चलूंगी। अपनी लाडली की जिद वो जानते थे। गैर जरूरी चीजों के लिए उसने कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन जिसकी इच्छा की उसे पाकर ही मानी। उन्होंने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा, जैसे इशारों में ही उसे कह रहे हूं, मैं तेरे महादेव को कुछ नहीं होने दूंगा उमा, और उसे साथ लेकर आगे बढ़ गए। दरवाजे पर खड़ी उमा की मां की आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क पड़े। उनके मन में अचानक आया, क्या वो उमा को फिर देख पाएंगी? और मन ही मन उन्होंने अपनी सोच की जबान काट ली। क्या अनाप शनाप सोच रही हैं? उमा को भी देख पाएंगी और महादेव को भी। वो थके कदमों से अंदर भगवान के सामने दीपक जलाने चली गई। कोचवान को जल्दी जल्दी गाड़ी दौड़ाने को कहे वैद्य जी मन ही मन भगवान का स्मरण भी करते जा रहे थे। यूं लग रहा था उन्हें महादेव के व्रत वाली बात से बहुत ठेस पहुंची है। उमा उनकी हालत देखकर और भी ज्यादा परेशान हो उठी। क्या हुआ बाबूजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? अपनी भोली सी बिटिया को वो क्या जवाब देते कि उसका होने वाला पति अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर बैठा है। उन्होंने ममता से एक बार फिर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। बाबूजी बताइए ना, बहुत चिंता की बात है क्या? उसे क्या जवाब दें, यही सोचते हुए उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए हाथ जोड़ लिए। उमा को घबराहट तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन अब उसके पेट में मरोड़ सी उठने लगी थी। ऐसा लगा पेट में कोई गुबार सा है जो पेट फाड़कर बाहर आ जाएगा। चलती गाड़ी को रुकवाना भी तो ठीक नहीं था, पहले ही देर हो चुकी थी। उस पर बाबूजी की चिंता देख उसका कलेजा मुंह को आने लगा था। एक बात पूछूं बाबूजी? उन्होंने उसे देख आंखों से ही हाँ में सिर हिला दिया। अन्न जल का त्याग कर मनुष्य कितने दिन जीवित रह सकता है? वैद्य जी का दिल डूबने लगा। इसी सवाल से तो वो मन ही मन बचते चले आ रहे थे। वो खुद इसका जवाब जानते हुए भी खुद को दिलासा दे रहे थे, जिसका शरीर सौष्ठव जितना मजबूत हो उसकी सहन शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। यही बात उन्होंने अपनी बेटी से भी कह दी। नहीं बाबूजी, मुझे सही सही जवाब दीजिए, किसी भ्रम में मत रखिए। मैं भी आपसे वैद्य की सीख चुकी हूँ, बहुत सी बातें मैं भी समझती हूँ। उमा, बिना पानी मनुष्य 7 दिन जीवित रह सकता है। बस 7 दिन? वैद्य जी ने सिर हिला दिया और वो कुछ नहीं कह सके। अब तक वो चिंता में डूबे थे, अब उनकी चिंता की छूत उमा को भी लग गई थी। बात बात पर आंसू बहाने वाली कमजोर वो नहीं थी। इसी से अपने आंसुओं को अपना संबल बनाई वो मजबूती से अपने दांत भींचे बैठी रही। महादेव का गांव आ गया। उसके घर से कुछ दूर थोड़ा पहले ही उमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। कौन ऐसी कन्या होगी जो अपने ब्याह से पहले ही ऐसे मुंह उठाए अपने ससुराल चली आती है? लेकिन अभी उसके पास ये सारा फिजूल सोचने का वक्त नहीं था। अपने आंचल से उसने अपना सिर अच्छे से ढांक लिया और सिर झुकाए वो बाबूजी के पीछे चलती प्रधान जी के घर में प्रवेश कर गई। उसके आने की खबर आग की तरह फैलती घर के अंदर आंगन में बैठी औरतों तक पहुंच गई। तुरंत महादेव की मां ने एक बच्ची को भेजकर उमा को भीतर बुलवा लिया।
बाहर खुले उसारे में सारे मर्द चिंतित बैठे महादेव के लिए विचार विमर्श कर रहे थे। वैद्य जी को देखते ही प्रधान जी अपनी जगह से खड़े हो गए। वो हाथ जोड़े आगे बढ़े कि वैद्य जी ने लपक कर उनसे जुड़े हाथों को पकड़ लिया और वो फपक कर रो पड़े। आसपास बैठे लोग उन दोनों के दुख से दुखी हो गए थे। एक अपने पुत्र के लिए रो रहा था तो एक अपनी पुत्री के सौभाग्य के लिए। अपने अपने कारणों से सही रो दोनों ही रहे थे। उमा धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी कि भीड़ में से एक औरत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। अपने होने वाले पति को देखने आई है? उमा उस औरत को पहचानती नहीं थी। वो घूंघट की ओर से उन्हें देखने लगी। उसके चेहरे पर का अनजाना भाव देख वो बोल पड़ी, हम महादेव की दादी हैं और वो जो सामने दिया जलाए बैठी है ना, वो उसकी अम्मा है, यानी तुम्हारी सास। जाओ पैर छू लो उनके। उमा का अभी किसी अन्य से मेल मुलाकात का कोई मन नहीं था। उसे लग रहा था बस कोई किसी तरह से उसे महादेव तक पहुंचा दे, पर यहाँ इसकी आस करना बेकार लग रहा था। अखंड दीपक जलाया है महादेव की अम्मा ने। रात में भी जाग जाग कर घी भरती है कि यह दीपक उनके बेटे को ताकत दे। किसी की आवाज उमा के कानों में गूंज गई। एक लड़की बड़ी सी थाली में कुछ गिलासों में नींबू के पानी के साथ एक कटोरी में जरा सा गुड़ लिए चली आई। महादेव की दादी ने एक गिलास उमा की ओर बढ़ा दिया। आंसू भरी आंखों से उमा ने गिलास लेने से मना कर दिया। पी ले बेटी, बहुत दूर से आई है, प्यास लगाई होगी। उमा का गला रुंध गया। उसे लगा जैसे गले में आकर कुछ गोला सा अटक गया और वो बिल्कुल ही बोलने में असमर्थ हो गई। फिर भी गले को खखार कर धीमे से उसने कहा, उन्होंने तो 10 दिन से कुछ नहीं पिया, उन्हें कितनी प्यास लग रही होगी। बेटी, हमारे घर पुण्यात्मा ने जन्म लिया है। अब वो प्यास भूख से ऊपर उठ गया है। अब कमरे में सिर्फ पंडित जी ही जाते हैं, वो भी दिन में सिर्फ एक बार। बाकी उसने किसी को भी आने से मना कर दिया है। कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, बारिश होते ही अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। दादी की बातें सुन उमा रोने लगी। उसका दिल आम आदमी दिल जैसा नहीं था। उसके अंदर एक वैद्य थी जो इतना अच्छे से जानती समझती थी कि ऐसे भूखे प्यासे रहने से बादल बरसे न बरसे इंसान जरूर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब इन लोगों के बीच रोते बैठने से कुछ नहीं होना था। बारिश हो गई तो क्या वे उपवास तोड़ लेंगे? उमा ने धीमे से दादी से पूछा। क्यों नहीं तोड़ेगा, इसलिए तो व्रत संकल्प लिया है उसने। भाग 17। ऊपर आसमान की ओर देख उमा ने हाथ जोड़ दिए। वो एक बार फिर दादी की तरफ झुक गई। दादी, मैं एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ, क्या आप बताएंगी कि वो कहाँ है? दादी ने इधर उधर देखा कि कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा है। फिर चुपके से उसे आंगन से बाहर की तरफ पर्ची की तरफ इशारा किया। वहां उस कमरे में है। अभी जब तक सब औरतें बातों में लगी हैं, जा तू चुपके से देखा। कमरे की बाहरी तरफ एक बड़ा सा झरोखा है। मुस्कुराकर उमा ने उनके पैर छुए और धीरे से खिसकती हुई सरक कर उस आंगन के एक तरफ निकल गई। वो लोगों से नजरें छुपती हुई आगे बढ़ रही थी कि बाहर से एक 8-9 बरस का लड़का उसे बुलाने चला आया कि उसके पिता वापस लौटने को बुला रहे हैं। उनसे कहो गाड़ी में चलकर बैठे, मैं बस अभी पहुंची जाती हूँ। लड़का हाँ में सिर हिलाता बाहर भाग रहा था कि उमा ने उसे आवाज दी, सुनो, बाबूजी को बोलकर तुरंत वापस आ जाना। वो हाँ दीदी कहकर भाग गया और जिस गति से गया उसी गति से वापस आ गया। अंधेरा घिर चुका था। उस दिन सुबह से ही वो बिना कुछ खाए पिए ही अपने बाबूजी के साथ निकली थी। बाबूजी ने रास्ते भर उसे यही समझाया था कि वो किसी तरह से महादेव को समझाकर व्रत तोड़ने को राजी कर लेंगे। वो यही सोच रही थी कि उसके बाबूजी ने शायद महादेव को व्रत खोलने के लिए मना लिया हो, इसलिए वापस लौटना चाह रहे हैं। वो भी एक बार मन भर कर महादेव को देखकर लौट जाना चाहती थी। उस लड़के को बुलाकर उसने उसकी मदद से वहां पड़े एक पुराने तसले को उल्टा कर खिड़की के पास रखा और तसले को लड़की को पकड़ाकर खुद उस पर चढ़ गई। बड़ी हसरत से उसने अंदर झांक लगाई और अंदर का नजारा देखते ही वो घश खाकर गिर पड़ी। महादेव अकेला उस कमरे में एक तरफ पड़ा हुआ था। उसके चेहरे का सारा तेज जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। मुरझाया सा वो बहुत धीमी गति से सांस ले रहा था। उमा को लगा महादेव को वैसे देखकर वही मर जाएगी। महादेव में भी जीवन के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था अगर तुरंत उसे पानी नहीं पिलाया गया तो वो नहीं बचेगा। अपने मन की बात सोचकर उसकी रूह कांप गई। नहीं, वो महादेव को ऐसे मरने नहीं दे सकती। उसे कुछ तो करना होगा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने उस लड़के को कुछ बातें समझाई। पहले तो वो नानुकुर करता रहा, लेकिन महादेव की हालत पर तरस खाकर आखिर वो उमा की बात मान गया। उसने उसे सब समझा बुझाकर वो खिड़की के पास बनी झिर्री से अंदर घुस गई। उसने धीरे से महादेव को आवाज लगाई, महादेव, महादेव, मुझे सुन पा रहे हो? देखो, मैं मेरे गांव से यहाँ तुम्हारे पास चली आई और देखो मेरे आते ही बारिश भी आ गई। तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया महादेव। आंखें खोलो, वो देखो बारिश की बूंदें कैसी मन भावन लग रही हैं। उस लड़के से कहकर उमा ने खिड़की पर से पानी की बूंदें नीचे गिरवानी शुरू की। तुम यहाँ कैसे आ गई उमा? बहुत फंसती सी अटकती सी आवाज में महादेव बोल पाया। हाँ, मैं आ गई, तुम्हारे लिए आ गई, सब कुछ छोड़कर। और देखो हमारे मिलन पर भगवान भी खुश होकर बरस पड़े हैं। कैसी झूम झूम कर बारिश हो रही है। एक बार खिड़की से बाहर तो देखो महादेव। बहुत कठिनाई से महादेव ने आंखें खोली और खिड़की पर नजरें टिक गई। खिड़की के पार पानी की बूंदें बरसती नजर आ रही थी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या सच उसका संकल्प पूरा हो गया? बहुत कठिनाई से महादेव ने आंखें खोली और खिड़की पर उसकी नजरें टिक गई। क्या पंडित जी की बात सच हो गई? उसे एकाएक विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसने आश्चर्य से पास बैठी उमा की तरफ देखा।
उमा ने हाथ में नींबू के पानी का ग्लास पकड़ा हुआ था। उसने धीरे से गिलास महादेव के मुंह पर लगा दिया। महादेव इतने दिनों का प्यासा था, पर एक घूंट के बाद ही पानी गले में फंसने लगा। उसे ऐसी तकलीफ हुई कि लगा पानी भी अटक रहा है। उसे खांसी भी आने लगी। उसकी आवाज सुनकर बाहर से पंडित जी और एक दो और लोग भीतर चले आए। अपनी गोद में महादेव को लिए उमा उसे नींबू पानी पिला रही थी। अरे ये क्या हुआ? महादेव का अनुष्ठान टूट गया। पंडित जी के साथ खड़े एक आदमी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हे राम! ऐसा बोलकर वो बाहर भाग गया। लेकिन जैसे ही महादेव ने यह सुना, अविश्वास से उसकी आंखें और चौड़ी हो गई। उतने में प्रधान के साथ बाकी लोग भी चले आए। ये क्या कर दिया लड़की? महादेव का संकल्प क्यों तोड़ दिया? इतने दिन हो गए थे, देखते ही देखते 21 दिन भी बीत जाते। अब तो जितने लोग उस कमरे में आते गए, उमा को कड़े शब्दों में खरी खोटी सुनाते चले गए। लेकिन वो चुप खड़ी सुनती रही कि महादेव की माँ भी चली आई। ये क्या अनर्थ कर दिया लड़की? मेरे बेटे की इतनी दिनों की मेहनत यूं ही सत्यानाश कर दी तूने। क्यों किया ऐसा? बोल, क्यों किया? एक माँ कलप उठी और उनका कलपना उमा को भी जवाब देने की हिम्मत दे गया। क्योंकि मुझ में आप लोगों जितना धैर्य नहीं है कि मैं खुद जिंदा रहकर अपने आंखों के सामने अपने महादेव को मरते देख सकूं। अगर आपको अपने बेटे की इतनी चिंता थी तो आपने उसे इतना कठिन व्रत उठाने ही क्यों दिया? आपने खुद क्यों नहीं कर लिया व्रत? अरे पागल लड़की, पूरे गांव की आस जुड़ी थी महादेव से और तूने उसका व्रत तोड़ दिया। यादव जी, जो कि पड़ोसी गांव के सरपंच थे, उन्होंने गुस्से में कहा। उनकी बात सुनकर उमा बिखर गई। अकेले महादेव से पूरे गांव के लिए व्रत करवाने की जगह आपस में एक एक दिन बांट के सारे गांव वालों ने व्रत क्यों नहीं किया? क्या भगवान इतने कठोर हैं कि सिर्फ महादेव के व्रत करने से ही पिघलेंगे? आप लोग कुछ भी अंधी भक्ति वाली बात करते हैं। क्यों पंडित जी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? आपकी पोथियों में कहाँ लिखा है ऐसा? बताइए। बेटी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने भी महादेव से फल और पानी के साथ अनुष्ठान करने को कहा था। अंत के 3 दिन ही निर्जल अनुष्ठान था। लेकिन यह भी सत्य है कि तुमने उसका अनुष्ठान अधूरा तोड़ दिया। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे कारण ऐसा हुआ, तो आज से यह व्रत और संकल्प मेरा हुआ। आप लोग ये मान लीजिए कि आज से महादेव से उसका व्रत मैंने ले लिया है। अब उसे पानी पिलाकर कुछ फलों का रस दीजिए और मैं उसकी जगह उपवास पर बैठ रही हूँ। उमा! वैद्य जी भी हल्ला सुनकर चले आए थे। उनके मुंह से बस अपनी बेटी का नाम ही निकल पाया। इतने सारे लोगों के बीच उनकी 15 साल की बेटी निर्भीक खड़ी गलत को गलत कहने की हिम्मत कर पा रही थी। आज उनकी शिक्षा सार्थक हो गई। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। प्रधान जी, मैं आपको कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि महादेव का व्रत सभी को बांट कर कीजिए। एक अकेले पर इतना बोझ क्यों लाद दिया जा रहा है? ऐसे में तो लड़का बचेगा ही नहीं। वैद्य जी की चिंता आंखों से छलक उठी। लोग जोर जोर से चिल्लाकर उमा को कोस रहे थे कि एकाएक बाहर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सबने इधर उधर देखा और बाहर की ओर भागे। अंदर चल रही बहस के बीच जाने कब महादेव धीरे से सरकता हुआ बाहर निकल गया था। वो बाहर यही जानने आया था कि बारिश हुई कि नहीं हुई। उसने देखा कि बाहर अब भी सूखा पड़ा हुआ था। उसकी आंखें पथराने लगी और बेचैनी से तड़पकर उसने आंखें बंद कर ली। उसकी हालत देख उसके माता पिता एक बार फिर उमा को कोसने लगे। उमा उस भीड़ को एक तरफ हटाती हुई महादेव तक पहुंच गई। तुम भी नाराज हो क्या महादेव? उमा के सवाल पर बहुत धीरे से महादेव के होंठ हिले। तुमने ऐसा क्यों किया उमा? माफ कर दो महादेव। उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वही किया। तुम्हारे जीवन से बढ़कर हमारे लिए और क्या है भला? और मेरा अनुष्ठान? भाड़ में गया तुम्हारा अनुष्ठान। तुम समझते क्यों नहीं? एक बार दिमाग खोलकर सोचो तो सही। तुम्हारे अकेले के भूखे प्यासे रहने से बारिश होगी भला? बल्कि तुम जरूर मर जाओगे। अंतिम पंक्तियां बोलती उमा रोने लगी और उसे लगा महादेव की सांस जरा तेज चलने लगी है। उसने तुरंत ही अपने पिता को आवाज दी। वैद्य जी भागकर उसके पास पहुंच गए। उन्होंने तुरंत महादेव की जांच शुरू कर दी। महादेव के शरीर से पानी का इतना हास हो चुका था कि उसकी त्वचा ऊपर से मुरझा गई थी। त्वचा को देखने के बाद उन्होंने आंखों की पुतलियों की जांच की और चिंतित से प्रधान जी को देखने लगी। किसी अंग्रेज डॉक्टर को बुलाकर महादेव को पानी चढ़ाना पड़ेगा। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरे बेटे में भगवान का अंश आ चुका है, उसे कुछ नहीं होगा। सब वही महादेव और उमा को घेर कर खड़े रहे। थोड़ी बहुत जो हवा आ सकती थी वो भी रुकने लगी। महादेव की आंखों से बहुत कठिनाई से 2 बूंद आंसू ढुलके और उसका सिर एक तरफ को गिर गया। उमा, जिसने महादेव को थाम रखा था, घबराकर अपने पिता की ओर देखने लगी। उन्होंने उसे देख नाम में सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछ लिए। एक ठंडी सांस भरकर उमा ने महादेव का नाम लिया और पीड़ा से उसका चेहरा कुम्हला गया। महादेव चला गया था, हमेशा हमेशा के लिए। उसके प्राण निकल चुके थे। हाहाकार मचाता रुदन शुरू हो गया। उमा को एक ओर धकेलकर महादेव की मां ने उसकी निष्प्राण देह को अपनी गोद में ले लिया। वहां अब हर कोई विलाप कर रहा था और उस करुण विलाप के पीछे सबसे दुखदाई था कि सभी उमा को इसका जिम्मेदार बता रहे थे। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि पानी की कमी से महादेव की मृत्यु हुई है, न कि संकल्प के अधूरा रह जाने से। पर सच्चाई को नकारते हुए हर कोई उमा पर लांछन लगाता उसे नीचा दिखा रहा था। उमा चुपके से वहां से उठ गई और भीड़ में से बाहर निकलते ही उसने अपने पिता को ढूंढने की कोशिश की। वो भी उस भीड़ भाड़ से निकलकर भागते हुए अपनी बेटी के पास चले आए। उन्होंने आते ही उसे सहारा देकर गले से लगा लिया। उनके गले लगते ही उमा सिसक उठी। उसकी रुलाई रुकी नहीं रही थी। बाबूजी, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। ऐसा मत बोलो माँ, इस सब में तेरा कोई दोष नहीं है। 11-12 दिन से जिसने जल नहीं पिया उसका और क्या होता बेटी?
मैं महादेव के लिए आपसे क्षमा नहीं मांग रही बाबूजी। उमा के पिता उसका चेहरा देखने लगे कि आखिर उनकी बेटी चाहती क्या है। आपकी औषधियों की पोटली से वत्सनाभ निकाल लिया था मैंने। वत्सनाभ तो विष होता है बेटी? हाँ बाबूजी, और आपकी आज्ञा के बिना उसे लीन लिया है। उसी के लिए क्षमा मांगी है। आप और माँ मुझे माफ कर दीजिएगा। उमा पर भी विष का असर प्रारंभ होने लगा था। वैद्य जी उससे पूछते कि उसने विष कब खाया, उसे कोई प्रतिविष दे पाते। तब तक उमा की आंखें पथराने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसे गिरते देख लोगों का हुजूम उसकी तरफ मुड़ गया। अब तक जो लोग उमा को खरी खोटी सुना रहे थे, उनकी सहानुभूति उसकी तरफ बहने लगी। कुछ औरतों ने मिलकर उमा के शरीर को महादेव के पास पहुंचा दिया। उमा को अब भी हल्का सा होश था। उसने एक बार महादेव के चेहरे को देखा और आंखें बंद कर ली। वैद्य जी इधर उधर से ढूंढकर प्रतिविष तैयार कर लाए। प्रतिविष उमा के मुंह में डालने से पहले ही उमा ने सदा सदा के लिए आंखें बंद कर ली। उमा और महादेव दोनों के निर्जीव शरीर आसपास पड़े थे। लोग स्तब्ध होकर इस प्रेमी युगल की तपस्या देख रहे थे। महादेव तो अंधविश्वास की बलि चढ़ा था, लेकिन महादेव को खोकर जीवन उमा ने भी स्वीकार नहीं किया था, और वो भी अपने महादेव के पीछे ही स्वर्ग धाम को चल दी थी। वैद्य जी ने झुककर अपनी बेटी के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रो पड़े। पीछे से प्रधान ने उनके कंधों पर हाथ रखा और ढांढस बंधाते खुद भी रो पड़े। कुछ देर पहले जो लोग अनुष्ठान असफल करने के लिए उमा को कोस रहे थे, अब उसके सतीत्व की प्रशंसा कर रहे थे। दोनों की अर्थी एक साथ सजाई गई। चूंकि उमा कुंवारी ही थी, इसलिए उसका अंतिम संस्कार उसके घर से किया जाना था। उसका उपाय ये निकाला गया कि महादेव की मां ने महादेव के हाथ से सिंदूर छुआकर उमा के माथे लगा दिया। सती माता की जय के साथ ही दोनों की शव यात्रा साथ साथ निकाली जा रही थी कि अंदर जलता अखंड दीपक कोई उठाकर महादेव की मां के हाथ में रख गया। महादेव की मां ने दीपक पकड़ा ही था कि पानी की एक बड़ी सी बूंद गिरी और दीपक दप से बुझ गया। पानी की लगातार गिरती बूंदें लोगों के साथ साथ महादेव और उमा को भिगो गईं। लोग आश्चर्य से आसमान की ओर देखते हाथ जोड़ने लगे। महादेव साक्षात शिव ही था और उमा पार्वती। आखिर अपनी देह त्याग कर हमें पानी दे ही गए दोनों। इस तरह एक और जन्म, एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। मठाधीश किस्सा खत्म कर जरा रुक गए। मैंने देखा इस बार गौरा दीदी के साथ साथ लपटन साहब की आंखें भी गीली थी, और ये और बात थी कि वो फौजी थे, इसलिए उन्होंने अपना आंसू गिरने नहीं दिया। ये दोनों किस्से सुनने के बाद लेकिन मेरे मन में एक उथल पुथल मच गई। गुरुवर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। इन दोनों ही जन्मों में गौरा दीदी और लपटन साहब मिल क्यों नहीं पाए? सिर्फ वही 2 जन्म नहीं, बल्कि उसके बाद के 2 जन्म भी ये दोनों बिछड़ गए थे। तो मतलब इस जन्म में मिल जाएंगे, ये पक्की बात है? मेरे चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। इनका जन्म साथ साथ का है, इसलिए तो इन्हें हर जन्म में मिलना ही था। किस्मत की बात है कि इनका मिलन भले ही ना हो पाया हो, लेकिन दोनों ने एक दूजे की रूह को छुआ और साथ ही संसार से विदा ले ली। अगले जन्म में क्या हुआ गुरुदेव? अगला जन्म इनका जैसा हुआ उसे देख कभी लगा ही नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम कभी कर भी पाएंगे। लेकिन विधाता ने इनकी जोड़ी बनाई इसी उद्देश्य से थी कि ये मिले, तो भला कैसे नहीं मिलते? पर एक बात थी, महादेव ने तो मरते ही तुरंत अगला जन्म ले लिया था, जबकि उमा को झूठ बोलने के कारण 4-5 सालों तक अलग अलग योनियों में जन्म लेकर फिर मनुष्य जन्म मिल पाया था। सन 1920-22 ये वो समय था जब हिंदुस्तान की जनता अंग्रेजों के अत्याचारों से तंग आने लगी थी और एकजुट होने लगी थी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। महात्मा गांधी के आह्वान पर लोग असहयोग आंदोलन में अपने जीवन की आहुति देने को भी प्रस्तुत थे। सन 1920 से 1922 का समय भारत के इतिहास में कई आंदोलनों को दर्ज करवा गया था, और इसी के साथ दर्ज हुई थी एक अनोखी प्रेम कहानी। सन 1922 साल की शुरुआत में राजा विष्णुदत्त के बेटे वृषांक ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब वो सरकार की तरफ से सरकारी वकील का काम शुरू करने जा रहा था। उस समय भारत में शिक्षा का प्रसार हो रहा था। महामना की पहल थी कि सर्व शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा था। बावजूद ऐसा था कि धनवान ऐश्वर्यशालियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के अधिकार अधिक आसानी से मिले हुए थे, इसलिए इतनी कम उम्र में भी वृषांक वकील बनकर तैयार हो चुका था। उसके पिता पिछले 20-25 सालों से सरकारी वकील का काम बहुत ईमानदारी से निभा रहे थे। उन्होंने जीवन पर्यंत अंग्रेज सरकार के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाई थी, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने वाले भारतीयों के विरुद्ध वो केस लिया करते थे। अब उन्होंने अपनी विरासत अपने बेटे को सौंपने का निश्चय किया था। सरकार भी अपना साथ देने वालों के लिए खजाना खोले थी। धन दौलत की इस चकाचौंध ने वृषांक की आंखों पर भी चश्मा चढ़ा रखा था। पढ़ाई पूरी कर आते ही उसके सामने अपनी आजीविका के लिए कोई कठिनाई न थी। चमकता हुआ रास्ता था उसके सामने और उतना ही चमकीला जीवन। एक बार यूरोप भी घूमकर आ चुका था लड़का, इसलिए उसकी पसंद भी अब वैसी ही एलीट हो गई थी। वृषांक की पढ़ाई पूरी होते ही उसके लिए रिश्तों की बाढ़ सी आने लगी थी। उसके माता और पिता अपनी किस्मत पर इठलाते हुए उसके लिए रिश्तों का चयन कर रहे थे। एक से बढ़कर एक रिश्तों में उन्होंने सबसे चमकीले रिश्ते के लिए हाँ कर दी। पासी की रियासत के जागीरदार की बेटी सुलक्षणा से वृषांक का ब्याह तय हो गया। सगाई का सुदिन भी आ पहुंचा। घर पर मेहमानों की भीड़ जमा होने लगी थी। बड़े से सभागार में एक तरफ पियानो पर वृषांक की बहन कोई अंग्रेजी धुन बजा रही थी, जो उसने अभी अभी अपनी नैनी से सीखी थी। कमरे में धीरे धीरे लोग जमा हो रहे थे। आज वृषांक का जन्मदिन भी था। कुछ ही देर में लड़की वाले भी आ गए, लेकिन सुलक्षणा अभी तक नहीं आई थी। ये वो समय नहीं था जब भारतीय समाज में सगाई जैसे चोंचले हुआ करते थे।
लेकिन वकील साहब अंग्रेज तबीयत के आदमी थे। उन्हें अंग्रेजों और अंग्रेजियत से मोहब्बत थी और वो उस मोहब्बत को निभाने का कोई मौका नहीं चूकते थे। कई अंग्रेज भी उनकी दावत में शरीक होने वाले थे, इसलिए उन्होंने हर तरह के खाने की व्यवस्था कर रखी थी। जहां एक ओर पांडे महाराज शुद्ध सात्विक खीर मालपुआ हलवा पूरी बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब्दुल उनका पुराना खानसामा टर्की और लाल मांस पकाने में लगा था। एक अंग्रेज शेफ को केक बनवाने के लिए भी बुलाया गया था। खालिस यूरोपियन शैली में बना 3 मंजिला केक उस समय भारतीयों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर करने वाला था। भाग 18। रिशांक अपने कमरे से सज संवर कर नीचे आ चुका था। पियानो के पास खड़ा वो अपनी बहन का उत्साह बढ़ा रहा था कि विजया को हल्की सी खांसी जैसी आई। पास में पानी नहीं होने के कारण रिशांक इधर उधर किसी नौकर को देखने लगा, पर जब भीड़ भाड़ में कोई नजर नहीं आया तब उसे ही पानी लेने रसोई की तरफ बढ़ना पड़ा। वो हड़बड़ी में पानी का गिलास लिए वापस निकल रहा था कि बाहर की तरफ तेजी से निकलती एक लड़की से टकरा गया। इस टकराहट में लड़की के हाथ में पकड़ा झोला उसके हाथ से छूटकर गिर गया और इसके साथ ही उसके झोले से निकलकर कुछ खाने का सामान भी नीचे बिखर गया। रिशांक उस वक्त जल्दबाजी में था तो बिना उस लड़की की ओर देखे वो आगे बढ़ने लगा कि अचानक उसे ध्यान आया, ये लड़की आज तक तो उसके घर में दिखाई नहीं दी थी, फिर ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है। अचानक उसे लगा कि रसोई में भी बहुत से कर्मचारी काम कर रहे हैं, कहीं उस भीड़ का फायदा उठाकर ये यहाँ से खाना चुरा कर तो नहीं भाग रही। रिशांक ने पानी का ग्लास एक बच्चे के हाथ से विजया तक भेजा और खुद वापस पलट गया। अब तक में वो लड़की सारा सामान वापस झोले में डाले बगीचे की तरफ बढ़ चली थी। रिशांक उसके पीछे दबे पांव आगे बढ़ने लगा। वो लड़की बगीचे में इधर उधर घूमती, अनार और अमरूद के पेड़ों से फल तोड़ती अपने झोले में भरती जा रही थी। आखिर में बगीचे के सबसे पीछे की दीवार पर पहुंचकर उसने वहां बिखरी ईंटों को एक के ऊपर एक सजाया और उस पर चढ़कर दीवार के उस तरफ कूद गई। ये सब रिशांक ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो लड़की अपने आप में इतनी मग्न थी कि पीछे आते रिशांक की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। रिशांक भी ईंटों का सहारा लेकर दीवार पर चढ़कर पीछे कूद गया। लड़की रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। रिशांक चोरी छुपे उसका पीछा कर रहा था। लड़की एक पतली सी गली में घुस गई। वो आगे बढ़ी कि उस गली के मोहल्लों के सारे कुत्तों ने उसे घेर लिया। लड़की ने बड़े प्यार से अपने उस थैले को अपने सारे दोस्तों के सामने पलट दिया। उसके पैरों में लौटते उसके प्यारे दोस्त उसके लायक खाने पर टूट पड़े। तभी रिशांक ने पीछे से जाकर उस लड़की के कंधे पकड़कर अपनी तरफ मोड़ लिया। ये क्या हरकत है, चोर कहीं की, ऐसे किसी और के घर से खाना चुराकर यहाँ कुत्तों को खिला रही हो, शर्म नहीं आती। वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रिशांक को घूर घूर कर देखने लगी। गुलाबी से चेहरे पर लाज की एक रेखा आई और चली गई। उसने शर्माकर नजरें नीचे कर ली। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो, वरना अभी तुम्हें पुलिस बुलाकर उसके हवाले कर दूंगा। इतना रूठने की क्या बात है इसमें? राजा भोज की तिजोरी गड़ी है वकील बाबू के यहाँ, बड़े धन्ना सेठ हैं, इन बासी रोटियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बहुत जानती हो उनके बारे में, तो क्या इसीलिए चुराने गई थी? आप बार बार मुझे चोर नहीं बोल सकते। वकील बाबू बहुत धनवान है और आज उनके राजकुमार का ब्याह है। ढेरों मिठाइयां और खाने की वस्तुएं उन अंग्रेजों की थालियों में यूं ही फेंक दी जाएंगी। वो लोग ओह इट्स टू स्पाइसी का राग अलाप कर हमारी मेहनत की उपज को नाली में बहा देंगे और यहाँ ये गरीब बेजुबान उनकी एक दिन पहले की छोड़ी हुई रोटियां चबा रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो गई? आप उन्हें और उनके परिवार को नहीं जानते। रुपया पानी की तरह बहाते हैं वो लोग। अब रिशांक का गुस्सा थोड़ा कम हो चुका था और उसे इस बार अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाने वाली अजीब सी लड़की की बातें अच्छी लगने लगी थी। और तो और इसे तो अंग्रेजी भी आती थी। ये बात भी रिशांक को प्रभावित करने के लिए काफी थी। अच्छा, तुम क्या क्या जानती हो, मैं भी तो जान जाऊं। इस शहर के सबसे बड़े धन्ना सेठ हैं, एक ही राजकुमार है उनका। सुना है अभी अभी पढ़ाई पूरी करके आया है, उसका ब्याह है आज और उसी ब्याह के बारे में मेरे बाबा को वकील बाबू ने खाना बनाने बुलाया है। अच्छा, तुम्हारे बाबा खाना बनाते हैं? हाँ, मेरे बाबा के पिता बाड़मेर के किले में राजसी रसोइये थे। वहाँ उन्होंने कई साल तक काम किया था। उनके बाद बाबा भी वहाँ काम करने लगे। वहाँ के राजा शशि शेखर के ब्याह का भोज बनाने वो बारात के साथ राणा कुंवर के महल भी गए थे। कहा जाता है कि राजा शशि शेखर को और किसी के हाथ का भोजन भाता नहीं था। तुम्हारा तो बड़ा राजसी इतिहास है। रिशांक उसका मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराने लगा, लेकिन रिशांक की इस मजाक वाली बात को वो लड़की समझ नहीं पाई और दुगने जोश से अपने दादा की कहानी सुनाने लगी। हाँ और क्या, लेकिन राजा शशि शेखर के ब्याह के बाद कहा जाता है कि राणा कुंवर ने षड्यंत्र से उनकी नौका में छेद करवा दिया था, जिससे उनकी नौका बीच मझधार में डूब गई। राजा और रानी को तो बचाया नहीं जा सका। मेरे बाबा दूसरी नौका में थी। अगले दिन जब राजा रानी के शव मिले तो वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें बरस पड़ी। उसी पल से बाबा ने राजशाही में भोजन नहीं बनाने का फैसला कर लिया। बाबा ने तो मेरे पिताजी को भी सब कुछ सिखाना चाहा, लेकिन पिताजी का मन तब इस समय नहीं लगता था और न ही माँ का। तो तुम्हारे पिताजी और माँ का मन किस में लगता है? मेरे कहने का अर्थ कि क्या करते हैं वो दोनों? कुछ नहीं, वो तो 2 साल पहले ही भगवान के घर चले गए। ओह, तो तुम अपने बाबा के साथ रहती हो? हाँ, बाबा कहीं नहीं जाते। वो तो वकील बाबू के राजकुमार के ब्याह का भोजन बनाना था, इसलिए यहाँ आ गए, वरना कहीं नहीं जाते। ये बार बार ब्याह क्या बोल रही हो? ब्याह नहीं है, सगाई है। हाँ ठीक है, तो सगाई का मतलब ब्याह का पहला चरण ही हुआ ना। सगाई के बाद ब्याह भी हो जाएगा, फिर पलटा थोड़ी जा सकता है। रिशांक वापस मुड़ गया तो उस लड़की ने उसे एक बार फिर आवाज दी, ए सुनो। रिशांक पलटकर उसे देखने लगा। क्या है? हम अभी वापस हवेली जा रहे हैं। कौन सी हवेली? अरे वकील साहब की हवेली, और कौन सी? सुनो, तुम भी चलना चाहो तो चलो। आज वहाँ एक नई अंग्रेजों वाली मिठाई बनाई गई है, मैंने देखी है, अंदर रसोई में रखी है। खूब बड़ा सा गोला है। उस अंग्रेज रसोइये ने कहा इसे वहीं पर राजकुमार जी और उनकी राजकुमारी काटेंगे और फिर वही दोनों सबको बांटेंगे भी। चलो ना, तुम भी देख लेना और अगर मिल जाए तो खा भी लेना। तो तुम उस मिठाई को खाना चाहती हो? ना ना, मैं नहीं खाना चाहती,
उसमें अंडा पड़ा होता है ना। मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि कैसे राजकुमार और राजकुमारी एक साथ मिठाई को काटकर सब लोगों में प्रसाद बांटेंगे। वृषांक को जोर से हंसी आ गई। उसके लिए केक काटना कोई नई बात नहीं थी। अभी भी वो सूट बूट में सजा कहीं का राजकुमार ही लग रहा था। पर जाने क्यों इस झल्ली सी लड़की ने उसके कपड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी बेवकूफियां देख बहुत सहज सा प्रश्न वृषांक ने पूछ लिया, कितने साल के हो तुम? अभी तो 14 ही लगा है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना पकाना जानता हूँ ये सब तुम्हें आता होगा। उस लड़की की बात बीच में काटकर वृषांक बोल उठा, नहीं, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता। वृषांक एक बार फिर जोर से हंसने लगा। तो क्या करती हो सारा दिन? वो हंसते हुए वृषांक के घर की ओर बढ़ गई और उसे भी अपने पीछे आने का इशारा कर गई। एक बार फिर उस पिछली दीवार से कूदकर वो घर के बगीचे में पहुंच चुकी थी। दीवार के अंदर से ही उसने वृषांक को आवाज लगा दी, जल्दी से आ जाओ वरना चौकीदार भैया आ गए तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। वो दीवार से लगी धीमी धीमी फुसफुसाती रही, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद आवाज देने के बाद वो दबे पांव रसोई की तरफ चली गई। वृषांक को बाहर ही कोई मेहमान मिल गए थे, जिनके साथ वो बाहर के दरवाजे से ही अंदर प्रवेश कर गया। महफिल अपनी पूरी रौनक पर थी। सभी वृषांक को आकर बधाइयां दे रहे थे कि कुछ देर में ही अपनी माँ के साथ सुलक्षणा भी चली आई। दोनों आमने सामने खड़े थे कि अंगूठियां भी ले आई गई। वृषांक की माँ जरा पुराने विचारों की थी, तो उन्हें ये अंगूठी की अदला बदली रास नहीं आ रही थी और ना ही रास आ रहा था ब्याह के पहले दुल्हन का ऐसे ससुराल चले आना। पर अपने श्रीमान जी से कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं था। यही सोचकर आरती की थाली लाकर उन्होंने पुत्र और पुत्रवधू की आरती उतारकर नजर उतारी और थाली एक और रख दी। सुलक्षणा ने वृषांक को और वृषांक ने सुलक्षणा को अंगूठी पहुंचा दी। इसके साथ ही एक अंग्रेज खानसामा एक पहियों वाले टेबल पर रखे केक सरकाते उन तक चलाया। केक पर लाकर मोमबत्तियां जलाई गई और वृषांक को उसे फूंकने को कहा गया। वृषांक फूंकने ही जा रहा था कि उसकी मां ने धीरे से टोक लगाई, जी हमारे यहाँ अग्नि को फूंक कर नहीं बुझाया जाता। अग्नि देवता है आखिर। वो और कुछ भी कहती कि उनके पति देव ने भस्म कर देने वाली नजर से उन्हें देखा और वो चुप करके एक तरफ खड़ी रह गई। केक पर की रोशनियों को बुझाने के लिए झुकते हुए वृषांक को वही दिए से टिमटिमाती दो आंखें याद आ गई। केक काटना देखने तो वो भी आई होंगी और यही कहीं होंगी। ये सोचकर वो इधर उधर देख रहा था कि उसकी नजर एक और खड़ी उस लड़की पर गई। वो अब भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाती हुई उसे आश्चर्य से देख रही थी। महफिल अपने समापन की ओर थी। एक एक कर मेहमान जाने लगे थे। केक काटते समय जो वो दिखी उसके बाद से वृषांक को वो वापस नहीं दिखी थी। सगाई के बाद सुलक्षणा उसके आसपास ही थी, लेकिन वृषांक से ज्यादा कुछ बातचीत हो नहीं पा रही थी। उसकी तरफ से विजया ने ही सुलक्षणा को व्यस्त रखने का जिम्मा उठाया हुआ था। वृषांक बार बार इधर उधर खिसक जाया करता था। खैर, मेहमानों की विदाई के साथ ही सुलक्षणा भी चली गई। थका हारा वृषांक भी अपने कमरे में चला आया। कपड़े बदलकर वो कमरे से बाहर छत पर टहल रहा था। उसी वक्त नीचे सारे नौकर, महाराज, खानसामा भी अपना काम समेटे वापस लौट रहे थे कि जाने उसे क्या सूझी। वो झट से नीचे उतर आया। आप सभी का घर दूर होगा, चलिए हम अपनी फिटन में आप लोगों को घर छोड़ दें। वो बाकियों से बात कर ही रहा था कि बुजुर्ग बावर्ची आगे बढ़ने लगे। अरे काका रुको तो, मैं घर छोड़ देता हूँ। वृषांक का लालच उन्हें ही घर छोड़ने का था। वो बाकियों को अजीब ना लगे इसलिए उसने उन्हें बस अलग से नहीं कहा था, लेकिन वो उसकी किसी बात का जवाब दिए बिना आगे निकल गए। हद है, इनकी कोई मदद करना चाहता है और ये है कि मदद ठुकराए बढ़े जा रहे हैं। इतना घमंड। वृषांक की बात पर उन बुजुर्ग रसोइये के हम उम्र खानसामा अब्दुल ने उन्हें समझाना शुरू किया। नहीं छोटे साहब, ये इनका घमंड नहीं है, अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। जिनका जवान बेटा और बहू एक साथ मारे जाएं, उस बूढ़े की हालत आप कैसे समझ पाएंगे। इनका तो दिमाग फिर गया था कुछ समय तक। फिर धीरे धीरे अपनी पोती के लिए इन्होंने सामान्य रहने और दिखने की कोशिश शुरू की। वृषांक उनसे कैसे कहता कि उसी पोती के चक्कर में ही तो ये मदद करने आए हैं। ऊपर से शांत गंभीर बने उसने ऐसे दिखाया जैसे उन रसोइये और उनकी पोती के बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, वैसे ये दोनों करते क्या हैं और रहते कहाँ हैं? वृषांक के सवाल पर अब्दुल ने अपने माथे का पसीना पोंछा और आगे एक गली की तरफ इशारा कर दिया। अच्छा, वो सामने वाली गली में? अब्दुल ने नाम में सिर हिलाया। उससे आगे मुड़कर अब्दुल जैसे पहेलियों में एक एक सवाल का जवाब दे रहा था। अब वृषांक को गुस्सा आने लगा, पर अपने गुस्से पर काबू कर वो उसे देखना छोड़ रसोइये महाराज को देखने लगा। इस उम्र में भी न उनकी चाल ढीली पड़ी थी और न अकड़। वो सधे कदमों से चलते आगे की ओर अंधेरी गली में घुसकर गायब हो गए। वृषांक को अब उनके पीछे भागने का फायदा नहीं था। वो वापस घर की ओर मुड़ने लगा कि अब्दुल चाचा उसकी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोले बैठ गए। आप इतना इसरार कर रहे हैं मालिक, तो हमें उधर चौरंगी लेन में उतार दीजिएगा। वृषांक को लगा अपना सिर धुन ले। सुबह से इतनी थकान हो गई थी, उसे सिर्फ सोने का मन कर रहा था। पर अब भी उसने उस लड़की की तलाश के लिए इन लोगों को घर छोड़ने की सोची, लेकिन वह अड़ियल बुढ़ा आगे बढ़ गया और अब ये सारे के सारे उसके गले पड़ गए थे। मन मार के वो उन सबको छोड़ने निकल पड़ा। सबको उनके घरों में उतारते हुए जब अंत में अब्दुल को उसके घर के सामने उतारने लगा, तब अब्दुल गाड़ी से उतरकर उसके घर के दरवाजे के पास आकर एक पल को ठिठक गया। किन अल्फाजों में शुक्रिया अदा करूं छोटे साहब, बुरा ना माने तो घर के अंदर आ जाइए, जरा शरबत कुछ लेकर ही निकल जाइएगा। नहीं अब्दुल काका, अब जाऊंगा, देर हो रही है। वृषांक आगे बढ़ने को था कि अब्दुल ने अपने घर के बगल वाले घर की ओर इशारा किया। यही पंडित जी का घर है। अब्दुल की बात सुनकर वृषांक का दिल धक से रह गया। वो तुरंत उस घर की तरफ देखने लगा। सामने एक छोटा सा साधारण सा लकड़ी का दरवाजा था, जिसके दोनों तरफ दो झरोखे बने हुए थे, लेकिन इस वक्त वो भी बंद थे। घर भर की सारी बत्तियां बुझी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर कहीं दूर रोशनी जल रही हो। लेकिन इतनी रात गए ऐसे किसी का दरवाजा खटकाना सही नहीं लगता। यह सोचकर वह अब्दुल को एक नजर देख मुस्कुराकर अपनी गाड़ी आगे लेकर बढ़ गया।
दिन बीत रहे थे। सगाई होकर 1 महीना बीत चुका था और अब घर में वृषांक और सुलक्षणा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। पहले कभी भी वृषांक को अपने जीवन या अपने परिवार से कोई शिकायत नहीं रही थी। आज तक उसने अपने माता पिता की हर बात मानी थी। एक तरह से देखा जाए तो उसे अपने अभिभावकों पर गर्व था, खासकर अपने पिता पर उसे कुछ ज्यादा ही अभिमान था। उसे लगता था कि उनका किया कोई फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। अपनी सगाई के पहले तक वो अपनी इस विचारधारा पर अडिग था, लेकिन सगाई के दिन वो बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की अचानक उस पर क्या जादू कर गई थी, वो समझ ही नहीं पा रहा था। सुलक्षणा में कोई कमी नहीं थी। अच्छे घर परिवार की दौलतमंद लड़की थी। पहनने ओढ़ने का भी उसे शऊर था। उसकी अम्मा की तरह वो सुलटा पल्ला नहीं लेती थी, बल्कि नए जमाने की नई बहार की लड़की थी। हर काम सलीके से करने का हुनर था उसके पास। वृषांक को अब भी अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। वो अपनी ब्याह की तैयारियों में जितना बन सकता था सहयोग दे रहा था। उस दिन सुबह उसे अपने पिता के दफ्तर निकलना था कि उसकी अम्मा ने टोक दिया, यही मुंगेर बाजार पर हमें उतारते हुए चले जाना। काहे? अकेली जा रही हो क्या बाजार करने? नहीं, अकेले काहे जाएंगे, विजया भी जाएगी हमारे साथ। तुम्हारी होने वाली दुल्हन के लिए कपड़े लेने हैं, कुछ तुम्हारे लिए भी लेते आएंगे। तुम्हारे पास समय होगा तो तुम भी खरीदारी में मदद कर देना। मेरे पास अब उतना समय कहाँ है अम्मा, तुम कर लेना जो खरीदारी करनी है, मैं तो सब पहन लेता हूँ जो भी लाती हो। अब तो उनकी पसंद का पहनोगे, हमारा जमाना तो गया। वो मुस्कुराकर सिर हिलाता आगे बढ़ गया। गाड़ी सदर में रोक उन लोगों को उतार कर आगे बढ़ने को था कि रास्ते की दूसरी ओर वो किसी और लड़की से खिलखिलाकर बातें करती आगे बढ़ती दिख गई। वो ऐसे बीच बाजार उसे दिख जाएगी उसने सोचा ही नहीं था। पिछले महीने भर में तो वो उसे भूलने भी लगा था कि अचानक फिर किसी आंधी सी वो चली आई। उसका दिल जैसे कुछ पलों को रुक गया था। फिर जाने क्या सूझी, गाड़ी को एक तरफ खड़ा कर वो उसी की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो सामने से अपनी सहेली से बातों में मगन ऐसे वृषांक के पास से निकल गई जैसे उसने इसे देखा ही ना हो। वृषांक पलटकर उसके पीछे चलने लगा। उसका पूरा ध्यान उस अजनबी लड़की पर था। उसे मालूम ही नहीं चला कि वो उन दोनों के पीछे कब कपड़ों की उसी दुकान में घुस गया जहां उसकी माँ और बहन गए थे। दुकान पर जब उसकी माँ ने उसे घुसते देखा तो तुरंत टोक दिया, बेटा तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे पास तो बिल्कुल वक्त नहीं था, तुरंत दफ्तर पहुंचना था। हाँ, वो एकाएक हुए इस हमले के लिए प्रस्तुत नहीं था। मुझे लगा कि कहीं आप लोगों को रुपयों की जरूरत ना हो, इसीलिए देने चले आया। उसने अपने बटुए से कुछ रुपए निकालकर विजया के हाथ में रखे और निकलने को था कि उस लड़की की नजर वृषांक पर और वृषांक की उस पर पड़ गई। वो भी बाहर निकल गया। अपनी गाड़ी की ओर बढ़ ही रहा था कि पीछे से उसी ने आवाज लगा दी। धड़कते दिल से वो रुक गया और वो भागती हुई उस तक चली आई। ए सुनो जी, मुझसे कुछ कहा? हाँ, उस दिन कहा क्यों नहीं कि तुम, मेरा मतलब आप ही वकील साहब के बेटे हैं? तुमने भी तो नहीं पूछा। नहीं पूछा तो क्या बताएंगे भी नहीं? क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें मालूम तो चली गया ना। हाँ, लेकिन अनजाने में जाने क्या क्या बोल गई मैं। नहीं, ऐसा तो कुछ गलत नहीं बोला। फिर ठीक है। वो मुड़कर जाने को हुई कि वृषांक ने उसे आवाज लगा दी, ए सुनो, अपना नाम तो बताती जाओ। क्यों, क्या कीजिएगा मेरे नाम का? वो मुस्कुराकर भागने को थी कि वृषांक की माँ भी बाहर चली आई। शैलजा तू इधर बहुत दिन से आई नहीं, कल दोपहर अगर तेरे पास समय रहा तो जरा आ जाना, कुछ काम है। जी काकी। वृषांक आश्चर्य से अपनी माँ और उस लड़की की बातें सुन रहा था। तो क्या इसका मतलब उसकी माँ इसे जानती है? अपनी बात पूरी कर वो लड़की के साथ वापस दुकान के अंदर चली गई और उसके जाते ही वृषांक भी दफ्तर के लिए निकल गया। उसके पिता के किसी केस का ट्रायल चल रहा था जिसमें कागज वही तैयार कर रहा था। उसी काम में डूबे उसे शाम ढलने का पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह ही वो काम पर निकल गया। दोपहर खाने के वक्त पर वो लौटा तो देखा घर के बीचों बीच आंगन में बड़ी सी दरी बिछाए उसकी माँ, उसकी बहन और वो लड़की अपनी सहेली के साथ कुछ कपड़ों पर कारीगरी कर रहे थे। अच्छा, तो ये काम करती है। उस दिन तो कह रही थी सिलाई कढ़ाई कुछ नहीं आता। वो उन लोगों के सामने ही कुर्सी डाले बैठ गया। अपने गुलाबी दुपट्टे को सिर से लपेटे वो बड़ी तन्मयता से लहंगे में कोई सितारा टांग रही थी। बार बार उसकी लटें उड़कर माथे पर इधर उधर फैल जाती, जिन्हें अपने हाथों से हटाकर वो फिर लहंगे में उलझ जाती। शैलजा, दिखा जरा क्या किया है तूने? हे भगवान, इस लड़की ने फिर सत्यानाश कर दिया। अगर तेरे बाबा हमारे खास महाराज नहीं होते ना तो तुझे मैं ये सब कभी नहीं सिखाती। क्यों माँ, ऐसा क्या हो गया? वृषांक ने पूछ लिया। अरे तू कब आ गया बेटा? चल तेरा खाना परोस दो। नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम बहुत व्यस्त लग रही हो। तेरी दुल्हन का गोटा जरी का लहंगा तैयार कर रही हूँ। हम सब तो ठीक से जड़ ले रहे हैं, पर ये झल्ली बार बार बिगाड़ देती है। शैलजा, ऐसा कर, तू जा रसोई में और भैया का खाना गर्म कर दे, इसे परोस दे और हम सब के लिए चाय बना ले।